तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका LOTM के 21st वीडियो में। और आज की वीडियो ठीक वहीं से शुरू होगी जहां हमने 20th वीडियो को खत्म किया था। याद है ना, उस वीडियो के अंदर रिचर्डसन का कुछ चल रहा था, जो कि वेल है अपने ड्वेन डांटिस का, उसका कुछ लफड़ा चल रहा था और अपने क्लाइन भैया मतलब अपने ड्वेन डांटिस उसके लफड़ा को सुलझा दिए थे। और उसी लफड़े के कारण रिचर्डसन कह रहा था कि मैं जॉब को छोड़ दूंगा। लेकिन जब रिचर्डसन को पता चलता है कि भैया जो लोग उसको ब्लैकमेल कर रहे थे पूरी ग्रुप ही स्वाहा हो गई, तो रिचर्डसन भी काफी खुश था एंड ही वाज लाइक ठीक है भैया, मैं अब जॉब नहीं छोड़ूंगा। तो हाँ, वो ड्वेन डांटिस के पास आता है और कहता है कि अब मैं यहीं पे लर्न करूंगा चीजें, यहीं पे अपनी एक्सपीरियंस को सुधारूंगा एंड मैं अपना जॉब नहीं छोड़ूंगा। तो हाँ भैया, वो वाला सिचुएशन हो गया है कंप्लीटली सॉल्व। एंड अब इस वीडियो में हम वहां से शुरू करते हैं बात जहां पे मिस्टर एक्स का जो बाउंटी था ना, जो कि फॉज देना चाहती है, वो भैया क्लाइंट को पता चल गया है कि फॉज कह रही है कि मिस्टर एक्स को ही खत्म करना है, अरोरा ऑर्डर का लीडर है वही लुइस वेन है। तो हाँ, क्लाइंट भी मिस्टर वर्ल्ड के रूप में रिप्लाई करता है कि ठीक है मिस्टर एक्स, ये जो भी है मैं इसे निपटाने के लिए रेडी हूं, बस इसका लोकेशन और दूसरी डिटेल्स है वो मेरे तक भेज दो। बॉस भी कहती है हाँ, मैं कलेक्ट करके आप तक सब डिटेल्स पहुंचा दूंगी। अब इसके बाद थोड़ा सा में बताया जाता है कि ड्वेन डांटिस क्या सब करता है, मतलब कि वो चर्चेस अटेंड कर रहा है अपने इस नए पर्सोना में। देन चर्च के अंदर जाके वो बिशप इलेक्ट्रा है ना, उनकी प्रीचिंग्स वगैरह सुनता है। ऑफ कोर्स क्लाइंट चाहता है कि मैं और भी कीपर्स है ना उनको देख लूं, लेकिन क्लाइंट को उन दो कीपर्स के अलावा कोई और दिखते नहीं। इनफैक्ट वो दोनों भी कम ही दिख रहे थे, तो उतना क्लाइंट का काम नहीं हुआ। बट हाँ, बिशप इलेक्ट्रा की प्रीचिंग्स तो सुन लिया। वहीं अगर हम लेनर्ड की बात करें, अपने पोएट की, डियर पोएट की, तो भैया वो बन चुका है सोल अस्योरर। अब ये कौन सा सीक्वेंस है, पाथवे तो आप सबको पता होगा, स्लीपलेस है, लेकिन इसका कौन सा सीक्वेंस है ये मेरे को बताना कमेंट्स में। और जब लेनर्ड सोल अस्योरर बन जाता है तो वो मिलता है डैली के साथ, जो कि सीक्वेंस 5 पे जाने वाली है, मतलब एडवांस करने के लिए रेडी है। गेट कीपर होता है सीक्वेंस 5 एंड ऑफ कोर्स डैली है डेथ पाथवे से। डैली बताती है कि वो 2 महीने पहले ही रेडी हो चुकी है, मतलब डाइजेशन हो चुका है उसका सीक्वेंस 5 के लिए, लेकिन अभी तक वो चर्च को इतना कंट्रीब्यूशन दी नहीं है कि चर्च वाले उसको सीक्वेंस 5 का पोर्शन एंड जो भी उसके रिचुअल चाहिए होगा वो करवा के दे। अब आप बोलोगे कैसा कंट्रीब्यूशन? वेल, चर्च में जब आप काम कर रहे हो, जैसे कि नाइट हॉक्स बन के या जैसे भी, तो आपको बहुत कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है अपनी तरफ से। मतलब अगर आप अच्छे एम्प्लॉय हो, वहां के अच्छी तरीके से काम करते हो, तो ऑफ कोर्स आपको पोर्शन दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका कंट्रीब्यूशन इनफ नहीं है तो उस केस में जब तक आप कुछ सब्सटैंशियल कर न लो तब तक पोर्शन दिया नहीं जाता। तो हाँ, डैली को थोड़ा काम वाम करना होगा चर्च का, जिसके बाद पोर्शन मिलेगा। ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मिल ही जाएगा। अब डैली लेनर्ड से कहती है कि मेरे पास एक काम है, ठीक है, मेरे को मिला है, लेकिन ये काम तुम अच्छा कर सकते हो। बेसिकली एक बंदे को इन्वेस्टिगेट करना है, तो तुम लेनर्ड, तुम तो ड्रीम में घुस सकते हो ना किसी के, तो तुम जाना उस बंदे के ड्रीम में घुसना, उसको इन्वेस्टिगेट कर लेना। लेनर्ड भी पूछा ठीक है कर दूंगा तुम्हारे लिए ये काम, कौन सा बंदा है? एंड डैली वाज लाइक ड्वेन डांटिस। ये नाम सुनते ही लेनर्ड बोलता है नहीं नहीं नहीं, मतलब बोला नहीं, सोचा मन में कि इसको नहीं करेंगे इन्वेस्टिगेट, क्योंकि मेरा बुड्ढा जो है ज़ोरोएस्ट, वो मेरे को बताया था कि ये बंदा के अंदर एंशिएंट ऑरा है, इससे नहीं भिड़ने का, काफी ताकतवर है। तो लेनर्ड मतलब नहीं करना चाहता ऑफ कोर्स ये मिशन, तो वो बहाना बना देता है कि ऐसा है ना, अभी मैं जस्ट सोल अस्योरर बना हूं, मतलब तुरंत आया हूं, तो आप जो है ना, मतलब थोड़ा सा मेरे को राहत दो, अभी मेरी स्पिरिचुअलिटी बहुत स्टेबल नहीं है, तो आप किसी और से ये काम करवा लो। डैली वाज लाइक ठीक है, इफ यू डोंट वांट टू डू तो चलो एल्बर्ट तुम कर लो ये काम। एल्बर्ट एक मेंबर है नाइट हॉक्स का एंड ही वाज लाइक ओके, मैं ही कर लूंगा। तो हाँ, उस रात क्लाइंट जब सो रहा होता है तो उसके ड्रीम में घुसता है एल्बर्ट। एंड हम जानते हैं कि क्लाइंट अपने ड्रीम में सबको कंट्रोल कर पाता है, वो काफी ल्यूसिड रहता है, उसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन एल्बर्ट को ये बात नहीं पता है, राइट? तो एल्बर्ट तो यही मान रहा है कि वो जो कुछ भी क्लाइंट से ड्रीम में पूछेगा, क्लाइंट उसका सही ही जवाब देगा, झूठ बोल ही नहीं सकता। इसीलिए एल्बर्ट क्लाइंट से कहता है, मतलब ड्वेन डांटिस से, कि मैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हूं और मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूं, तुम कौन हो, क्या तुम ड्वेन डांटिस हो फ्रॉम देसी बे? क्लाइंट समझ जाता है उस पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। इनके साथ सोच रहे हो कि चर्च वाले क्लाइंट पे इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स क्लाइंट इतना अमीर अपने आप को दिखा रहा है, चर्च में डोनेशंस दे रहा है, बिशप इलेक्ट्रा के नजदीक आ रहा है, तो चर्च वाले भी सोच रहे होंगे ना कहीं इसका कुछ इविल प्लान तो नहीं, तो भैया इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। तो यही एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन है, आप समझ सकते हो। हाँ, क्लाइंट एज ड्वेन डांटिस बोलता है कि मैं ड्वेन डांटिस हूं फ्रॉम देसी वे, ऑफ कोर्स झूठ बोल रहा है। एंड क्लाइंट यहाँ थोड़ा सा अपने पर्सोना को ऐसा दिखाता है कि मैं थोड़ा बहुत चर्च से झूठ बोला हूं ताकि शक ना हो उस पे। तो हाँ, क्लाइंट अपने ड्वेन डांटिस वाले पर्सोना के बारे में ऐसा बोलने लगता है कि मैंने जो भी अपने बारे में सबको बताया है वो पार्शियल ट्रुथ है, जैसे कि मेरा जो वेल्थ है वो माइनिंग से नहीं आया है बल्कि एडवेंचर करके आया है इन द सदर्न कंटिनेंट। देन क्लाइंट थोड़ा अपने एडवेंचर का कहानी भी बना दिया। किसका कहानी चिपका दिया पता है? एंडरसन का। याद है, स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर एंडरसन, उसका कहानी चिपका दिया।
एंड एल्बर्ट को भी लगा सही बोल रहा है, एल्बर्ट बाय बाय किया, क्योंकि ये सारी बातें कुछ ऐसी कंसर्निंग नहीं थी चर्च के लिए, तो एल्बर्ट अपना इन्वेस्टिगेशन करके चला गया। यस, क्लाइन का ड्रीम में ल्यूसिड रहना बहुत काम आता है क्लाइन के, ठीक है, समझ रहे हो बात। एनीवेज, अगर हम यहाँ डैनिट्स की बात करते हैं, याद है ना डैनिट्स कौन है, जो कि रेजिस्टेंस के साथ उनको हेल्प कर रहा था, तो हाँ वो काम वो अब भी कर रहा है। और अचानक डैनिट्स को एक बात समझ में आती है, देखो बायम या शायद सारी कॉलोनीज आखिरकार एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसने वाले हैं, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सालों में ठीक हो जाए, शायद डेकेड्स या एक पूरी सेंचुरी भी लग जाए, मतलब इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व होने में। इसीलिए डैनिट्स ने डिसाइड किया कि वो बायम में जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज है ना, वो सब कुछ बेच देगा, मतलब एक प्रॉपर्टी बस रखेगा, बाकी सारा बेचेगा। फिर वो मौका देखकर इंटिस की कैपिटल ट्रायर, लियोन की कैपिटल बैकलैंड और कुछ बहुत ही शांत और आइडियलिक विलेजेस होते हैं ना, जहां पे मतलब उतना कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, उन जगह पे प्रॉपर्टीज खरीदना शुरू कर देगा। ये इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं आपको कि डैनिट्स क्या सोच रहा है। और हाँ, याद है गिरमिन स्पैरो डैनिट्स से कहा था कि अपने कैप्टन से तुमको कुछ पूछना है, तो डैनिट्स अपने कैप्टन से भी इस बारे में पूछता है। ऑफ कोर्स यही पूछना था कि एल्विन सॉन्गस्टर सियाटिस का जो कॉर्प्स है और जो गोल्डन वाइन कप है, उनमें कुछ एबनॉर्मलिटीज दिखी है क्या। एंड कैप्टन कहती है कि कोई एबनॉर्मलिटीज नहीं है, सब कुछ एकदम ओके है। हाँ, ऐसे में डैनिट्स भी क्लाइन तक ये बात पहुंचा देता है कि देयर इज नो एबनॉर्मलिटीज, और ये सुनकर क्लाइन भी थोड़ा शॉक में था कि नहीं, मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा था कुछ हो, बट ठीक है, नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। और ऐसे भी आज मंडे हो चुका है, 3 बजने वाला है, और मंडे को 3 बजे क्या होता है पता है ना, मेरी वीडियो आती है और साथ में टैरो क्लब मीटिंग भी होता है। तो आज का टैरो क्लब मीटिंग होता है शुरू, और आज कैटलिया 3 पेजेस लाई है, ठीक है, और ये तीनों पेज में काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो मैं बढ़िया से आपको पढ़ के अच्छे से समझाता हूं, ध्यान से सुनना। फर्स्ट पर्सन में आपको बताऊंगा, मतलब जैसे एम्पर रोजेल बोल रहे हैं तो वो अपने बारे में बोल रहे हैं, तो ऐसे बोलेंगे कि मैंने ऐसा देखा वैसा, तो समझो इस बात को। चलो पढ़ना शुरू करते हैं, 3 पेजेस क्या हैं। तो पहली पेज की एंट्री है 11 सितंबर की, जिसमें एम्परर रोजेल लिखे थे कि एंजल बनने के बाद से मुझे लगने लगा है जैसे मेरी आइडेंटिटी धीरे धीरे अलग हो रही है। मेरे दिल, मेरी सोल और मेरी माइंड की गहराई में एक आवाज है जो मुझे पुश करती रहती है। ये एक ठंडी, खून की प्यासी, क्रूल और क्रेजी फीलिंग पैदा करती है। ये बाहर की दुनिया से या किसी सेम पाथवे के गॉड से नहीं आ रही। मुझे क्लियरली फील होता है कि ये इंसानियत के कलेक्टिव सबकॉन्शियसनेस से, जीन से और बियॉन्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स से आ रही है, ना कि किसी रेमिनेंट साइकी से। ये मुझे हंट और किल करने की स्ट्रॉन्ग डिजायर देती है, एंड आसपास के बियॉन्डर बीइंग्स को डिवाउर करने का भी अर्ज देती है। मुझे इसे रेजिस्ट करने में बहुत एफर्ट लगता है, और पोषण डाइजेस्ट करने के बाद भी कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं होता। शायद इसलिए मिस्टर डोर ने कहा था कि रैशनैलिटी टेम्पररी है अगर आप एक बियॉन्डर है तो, इन दैट केस, लेकिन मैडनेस इटर्नल होता है। नाउ अगली एंट्री 28 सितंबर की। काफी टाइम से डायरी नहीं लिख पाया मैं। पिछले आधे महीने में मुझे लग रहा है जैसे मेरी जगह कोई और ले रहा हो। मैं धीरे धीरे ठंडा और डरावना बन रहा हूं। मैं अपनी बेटी बर्नाडेट के साथ भी बहुत कम समय बिता रहा हूं, बहुत कम फादरली लव उसको दे पा रहा हूं। जब मैं ऑलमोस्ट पागल होने वाला था, तब मैंने काउंटलेस लोगों की प्रेजेस सुनी। ये मेरे सब्जेक्ट्स थे, वो लोग जिन्हें मेरी रिफॉर्म से फायदा हुआ था। वो लोग मुझे सन ऑफ स्टीम मानकर मेरी तारीफ करते हैं। उन्होंने मेरी स्टैच्यूज बनाई, मेरी कहानियां लिखी, सॉन्ग्स और पोएम्स बनाई। उनकी आवाज एक एंकर की तरह है जो मुझे स्टेबल रखती है। धीरे धीरे मैं उस इनर रोअर और डिजायर को रेजिस्ट करने लगा, और फिर से एक फादर, हस्बैंड और आदमी की नॉर्मल फीलिंग्स महसूस करने लगा। अगर सिर्फ सीक्वेंस 2 पर ही इतना बड़ा चेंज होता है, तो सीक्वेंस 0 यानी ट्रू गॉड के लेवल पर मैडनेस को रेजिस्ट करना कितना टेरिफाइंग होगा। शायद इसलिए वो लोग भी एक एंकर चाहते हैं, ताकि बियॉन्ड अ कैरेक्टरिस्टिक और लूज कंट्रोल होने की टेंडेंसी को रेजिस्ट कर सकें। शायद इसी वजह से वो चर्चेस स्टैब्लिश करते हैं, अपनी फेथ स्प्रेड करते हैं, अपने सेंट्स और एंजल्स की स्टोरीज और लेजेंड्स बनवाते हैं। लेकिन फिर एक सवाल बचता है, अगर ऐसा है तो उनका कोई ह्यूमन फॉर्म क्यों नहीं होता, सिर्फ सिंबल्स ही क्यों होते हैं? मुझे ये समझ नहीं आता। शायद फ्यूचर में मैं मिस्टर डोर से ये सवाल पूछूंगा। वो डेटीज के डोमेन के बारे में काफी जानता है। अगर उससे उस वक्त रिलीज कर दिया गया होता तो शायद आज एक और डीटी एग्जिस्ट करती। अगली एंट्री 29 सितंबर की। कल की डायरी दोबारा पढ़ने के बाद मुझे अपने सीक्वेंस 4, 3 और सीक्वेंस 2 के रिचुअल्स याद आए। उन सब में मैडनेस और क्रूएल्टी के क्लियर हिंट्स थे, बिल्कुल वैसे जैसे नॉवेल्स के विलेंस के रिचुअल्स होते हैं। शायद हर सीक्वेंस पाथवे असल में एक ऐसा रास्ता है जो पागलपन और डिस्पेयर से भरा होता है, और फिर भी यही वो एक रास्ता है जिससे इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स पा सकता है। कितनी अजीब और आयरॉनिक बात है ना, हम खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद इसी प्रोसेस में हम खुद को और अच्छे से बर्बाद करने लगते हैं। नाउ अगली नोट है 5 दिसंबर की, ब्लड मून की रात। मैंने मिस्टर डोर से बात की। हर बार की तरह इस बार भी वो मुझे हेल्प करने को बोल रहा था, ताकि वो रियल वर्ल्ड में वापस आ सके, लेकिन ज्यादा इंसिस्ट नहीं कर रहा था। बीच बीच में वो मेरे कुछ सवालों का जवाब भी दे देता था। थोड़ा ऐसा लगता है जैसे वो एक गेम खेल रहा हो, धीरे धीरे मेरी सिंपैथी जीतने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन मैंने पहले ही डिसाइड
डिसाइड कर लिया कि मैं उस ऑप्शन को कंसिडर नहीं करूंगा। मुझे पहले से किंग्स ऑफ एंजल्स की लेजेंड्स पता थी, इसलिए मैंने उससे पूछा कि उनकी पावर लेवल क्या होती है। मिस्टर नो ने बताया कि कुछ किंग ऑफ एंजल्स ने यूनिकनेस को अकोमोडेट किया होता है, देन कुछ ने 2 सीक्वेंस 1 पोशंस कंज्यूम की होती है और कुछ के पास दोनों होते हैं। अकोमोडेट वर्ड का यूज उसे थोड़ा अजीब लगा। मैंने पूछा भी, लेकिन उसने सीधा जवाब नहीं दिया। बस इतना बोला कि अगर कोई सीक्वेंस 1 एंजल यूनिकनेस को प्रॉपर्ली अकोमोडेट नहीं कर पाता तो वो मदद के बजाय बर्डन बन जाता है जब तक वो सीक्वेंस 0 रिचुअल परफॉर्म ना करे। ये कुछ ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट यूज करने जैसा है, जिसमें नेगेटिव इफेक्ट्स काफी डेंजरस होते हैं और यूनिकनेस का इफेक्ट शायद और भी ज्यादा होता है। मैंने पूछा कौन कौन से किंग ऑफ एंजल्स ने अपनी यूनिकनेस अकोमोडेट की है, लेकिन उसने डायरेक्ट आंसर नहीं दिया। बस बोला कि एमोन और एडम को देखकर बाकी एंजल्स जेलस फील करते हैं क्योंकि वो यूनिकनेस के साथ ही बॉर्न हुए थे, उन्हें अकोमोडेशन की प्रॉब्लम फेस ही नहीं करनी पड़ती। इसका मतलब शायद यह है कि उनकी स्टेट ऐसी है जैसे उन्होंने ऑलरेडी सीक्वेंस 1 पोर्शन और यूनिकनेस दोनों हासिल कर ली हो। क्रिएटर के बेटे होने का यह फायदा है। वो क्रिएटर, जिसे एंशिएंट सन गॉड भी कहते हैं, वो इतना पावरफुल था कि उसने अपने दोनों बेटे को एक यूनिकनेस और सीक्वेंस 1 बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए। शायद वो खुद को प्यूरिफाई करना चाहता था ताकि एक्स्ट्रा इंटरफेरेंस हटा सके। फिर मैंने सोचा कि क्या मिस्टर डोर के पास भी यूनिकनेस अकोमोडेट की हुई है और शायद 2 सीक्वेंस 1 पोशंस भी ली हुई है, लेकिन मैंने पूछा नहीं क्योंकि मुझे पता था कि वो जवाब नहीं देगा। बातचीत के दौरान उसने मुझे वार्न किया कि एडम का फुल नाम सीधा मत बोलना, वरना वो डिटेक्ट हो जाएगा और कॉन्वर्सेशन पकड़ी जा सकती है। मैंने मजाक में पूछा कि फिर उसने खुद एडम का नाम कैसे बोल दिया। उसने कहा कि उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अप्रेंटिस पाथवे का सीक्वेंस 4 सीक्रेट्स सॉर्सरर होता है जो सीक्रेसी मेंटेन कर सकता है। ये एवरनाइट पाथवे के सर्वेंट ऑफ कंसीलमेंट से थोड़ा कम पावरफुल है, लेकिन उस लेवल पे डिटेक्शन को ब्लॉक करने के लिए काफी है। मैंने कुछ और क्वेश्चंस डीटीज के बारे में पूछा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। बस इतना बोला कि जब मेरे पास एबिलिटी और मौका हो तो मैं मून के ऊपर जाकर देखूं, तब मुझे काफी चीजें समझ आ जाएंगी। ये मेरी कुछ पुरानी थियरीज से मैच करता है, लेकिन मुझे शक है कि शायद वो मुझे वहां ल्योर कर रहा है ताकि उसे रियल वर्ल्ड में वापस आने का चांस मिल सके, क्योंकि उसकी अपीयरेंस हर बार मून से रिलेटेड होती है। हाँ दोस्तों, देखा ना आपने कितना हैवी इंफॉर्मेशन था, इसलिए मैं इसे ध्यान से देख के पढ़ा हूं आराम से, ताकि आप समझ सको कि क्या थी इंफॉर्मेशन। और ये सब पढ़ के क्लाइन भी कई चीजें सोचता है। देखो, किंग ऑफ एंजल्स का जनरल मतलब होता है एक ऐसा क्वासी डेटी जो सीक्वेंस 1 से ऊपर पहुंच चुका हो लेकिन अभी सीक्वेंस 0 तक नहीं गया हो। ये यूजुअली तब होता है जब कोई यूनिकनेस को अकोमोडेट कर लेता है या एक्स्ट्रा सीक्वेंस 1 पोर्शंस कंज्यूम करता है। और सिंपल सेंस में किंग ऑफ एंजल्स उन 8 एंजल्स को भी रेफर करता है जो एंशिएंट सन गॉड के अंदर थे, जिसे सिटी ऑफ सिल्वर के लोग क्रिएटर के रूप में वर्शिप करते हैं। ऑफ कोर्स उन्हें भी ये जनरल डेफिनेशन फिट करनी पड़ती है। अगेन, ये सब क्लाइन सोच रहा है ना। रोजेल की जो थ्योरी एंशिएंट सन गॉड के बारे में थी, उससे क्लाइन काफी अग्री करता था। उसका मानना था कि सिटी ऑफ सिल्वर का क्रिएटर इतनी ज्यादा एंशिएंट गॉड की अथॉरिटीज ऑब्जर्व कर चुका था कि उसमें chaos और मैडनेस के साइंस आने लगे। इसीलिए उसने डिसाइसिवली 2 सन्स पैदा किए ताकि कुछ एक्स्ट्रा चीजों को अलग किया जा सके। सिंपल वर्ड्स में बोले तो एमोन और एडम पोशन के साथ आने वाले फ्री बीज जैसे हैं। तो ऐसा लगता है कि एंजल ऑफ इमेजिनेशन एडम के पास स्पेक्टेटर पाथवे की यूनिकनेस है और शायद वही ट्वाइलाइट अर्मिट ऑर्डर का मिस्टीरियस लीडर भी है। एंशिएंट टाइम से ही वो टाइम के फ्लो को इन्फ्लुएंस करता आया है ताकि अपने फादर को रिवाइव कर सके। पता नहीं कि शायद वो सीक्वेंस 0 पे पहुंचा है या नहीं, शायद कर भी चुका हो एडवांस या नहीं किया हो। लेकिन अगर नहीं भी हुआ है तो ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर के पास कितने एंजल्स होंगे इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। और हाँ, सीक्रेट्स सॉर्सरर का मतलब सिर्फ सीक्रेट्स रखना ही नहीं बल्कि कंसीलमेंट का कॉन्सेप्ट भी होता है। तो हाँ, ये चीजें दोस्तों क्लाइन समझ रहा है। चलो अब आगे की और डायरी एंट्रीज पढ़ते हैं एम्परर रोजेल के आवाज में। 28 नवंबर, मैंने फिर से ग्रिम का ड्रीम देखा। वो मेरे सबऑर्डिनेट्स में सबसे इंटेलिजेंट था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉग सी में एक अननोन इन्फेक्शन की वजह से खत्म हो गया जब वो उस नेमलेस आइलैंड को एक्सप्लोर कर रहा था। उसने कोई चाइल्ड भी पीछे नहीं छोड़ा। तब मुझे पता था कि उस आइलैंड में बहुत डेंजरस सीक्रेट छुपे हैं, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ कम थी इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। शायद इस बार का ड्रीम मेरी स्पिरिचुअलिटी का सिग्नल है कि अब मैं वहां जाकर उस आइलैंड को एक्सप्लोर कर सकता हूं, उसके सीक्रेट्स समझ सकता हूं और ग्रिम का मैटर फाइनली रिजॉल्व कर सकता हूं। 29 नवंबर को मैंने 3 सबऑर्डिनेट्स को बुलाया और बेंजामिन अब्राहम की हेल्प से सर्चिंग करके हमने फिर से उस नेमलेस आइलैंड को लोकेट कर लिया। मैं सीधा अंदर नहीं गया, पहले डिसाइड किया कि एक दिन आइलैंड के एज पर रेस्ट करेंगे। एडवर्ड्स ने कहा कि वो भी ग्रिम के ड्रीम्स अक्सर देखता है और उसे गिल्ट फील होता है कि उसे बचा नहीं पाया। मैंने उससे कहा कि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मेरी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं उन सबका लीडर हूं। 30 नवंबर को हम आइलैंड के अंदर गए। वहां ऐसे बियॉन्ड क्रीचर्स थे जिन्हें रिकॉर्ड्स में एक्सटिंक्ट माना जाता है। वो सब बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के एक जगह गैदर थे, जैसे किसी चीज को वर्शिप या प्रोटेक्ट कर रहे हो। ये इंटेलिजेंस के बिना क्रीचर्स भी जैसे कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। शायद वो किसी अननोन डीटी को प्रे कर रहे थे और उस रिचुअल के बीच में मैंने ग्रिम को देखा। अब इन एंट्रीज को दोस्तों पढ़ने के बाद क्लाइन अगेन कुछ चीजें सोचता है, जैसे कि
ग्रिम जो नेमलेस आइलैंड पे इन्फेक्टेड होकर मर चुका था वो फिर से उसी आइलैंड पे कैसे दिख गया? मतलब एम्परर क्या अब हॉरर स्टोरीज लिखना शुरू कर दिए? बिल्कुल हॉरर स्टोरी जैसा फील आया ये डायरी एंट्री पढ़ के। और बाकी स्टोरी कहां है? अनफॉर्चुनेटली एम्परर ने उस नेमलेस आइलैंड के कोऑर्डिनेट्स डायरी में नहीं लिखे थे, और ऑनेस्टली अगर लिखे भी होते तो शायद क्लाइन वहां जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि इन्फेक्शन का रिस्क वहां बहुत ज्यादा है। क्लाइन शायद वहां बच भी ना पाया, अभी तो डेमीगॉड तक नहीं बना है। एंड अगर क्लाइन खत्म होता है और फिर उस आइलैंड पे रिवाइव हो जाता है तो सिचुएशन और भी खराब हो जाएगी। हाँ, क्लाइन को कम से कम डेमीगॉड यानी सीक्वेंस 4 तो बनना ही होगा, मोस्टली सीक्वेंस 3-2 तक पहुंच जाए तब जाके उस आइलैंड को एक्सप्लोर करे, वरना जरूरत नहीं है। वैसे भी कोऑर्डिनेट्स मिला नहीं तो एक्सप्लोर करेगा कैसे? हाँ, आज के ये थे डायरी एंट्रीज, 3 पेजेस जो कि मैंने आपको सुनाए हैं, काफी इंटरेस्टिंग थे, राइट? वेल, क्लाइन भी बहुत हैप्पी था क्योंकि उसको काफी इन्फो मिली आज पेजेस से, और ऐसे में वो कैटलिया से पूछता है कि इन 3 पेजेस को जो तुम मुझे दी हो इसके बदले में तुम कुछ मुझसे पूछ सकती हो, यू कैन आस्क एनीथिंग। मतलब मिस्टर फूल बोल रहे हैं ये बात। इसमें कैटलिया मिस्टर फूल से पूछती है कि क्या रोजेल पार्टिसिपेट किए थे इन सम काइंड ऑफ सीक्रेटिव ग्रुप, या मतलब किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे जिसके मीटिंग में वो जाते थे जो कि बहुत ही सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है? इसका जवाब मिस्टर फूल बोलते हैं यस। इसके अलावा और मिस्टर फूल नहीं बोलते, लेकिन यहाँ एल्गर और ऑड्री समझ जाते हैं कि एक बार हमारे ग्रुप में टारो क्लब मीटिंग में चर्चा हुआ था अबाउट ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर, जिसका नाम नहीं लेना है। मैं भी ले रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, नहीं लेना है, ठीक है? एंड एडम का भी अगर देखो तो नाम नहीं लेना है। तो वो लोग कहीं ना कहीं समझ गए उसी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही होगी, शायद उसी को एम्परर रोजेल अटेंड किए थे। तो हाँ, ये सब बात हो गई। अगेन कैटलिया यहाँ मिस मैजिशियन की तरफ देखती है एंड मतलब इशारा करते हुए उसकी तरफ काइंड ऑफ बोलती है, बट बोल सबको रही थी कि मैं 1000 पाउंड उसको दूंगी जो कि मुझे अब्राहम फैमिली के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स का इंफॉर्मेशन दे दे। ऑफ कोर्स मिस मैजिशियन जान रही थी कि वही रिलेटेड है अब्राहम फैमिली से, उससे ही ये सवाल किया जा रहा है। एंड शी वाज लाइक, देखो मैं पूछ सकती हूँ अब्राहम फैमिली के मेंबर्स से अबाउट देयर डिसेंडेंट्स, लेकिन पहले तुम मुझे रीजन बताओ कि तुम्हें क्यों ये इंफॉर्मेशन चाहिए। इस पे कैटलिया वाज लाइक कि मुझे मिस्टर डोर के बारे में जानना है, इसलिए मैं मतलब अब्राहम फैमिली के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स को खोज रही हूं। फॉर्स वाज लाइक, ठीक है मैं ये काम कर दूंगी। एंड अपनी जो मतलब कैटलिया है वो भी उसको 350 पाउंड अभी दे देती है कि ठीक है ये सिर्फ इसके लिए कि तुम पास करोगी मेरा मैसेज अब्राहम फैमिली को, और जब अगर तुम इन्फो लेके आ जाओगी तो 650 पाउंड में और दे दूंगी। तो यस, फॉर्स भी अब कमाने लग गई है, हमेशा गरीबी में जी, लेकिन अचानक से 1000 पाउंड, समझ रहे हो, बड़ी बात है। अब ऑड्री को भी एडवांस करना है, राइट? और उसके एडवांसमेंट के लिए उसे चाहिए थी इल्यूजरी चाइम ट्री का कुछ, तो मतलब ऐसा कुछ इंग्रेडिएंट चाहिए था जो कि एल्गर बोलता है कि 2 वीक के अंदर उसे इस चीज की क्लू मिल जाएगी एंड देन वो प्रोवाइड कर सकता है शायद ऑड्री को ये सामान। इसके बाद बारी आई डेरिक की। डेरिक बताता है कि मैं फाइनली बन चुका हूं नोटरी। जी हाँ, डेरिक कर चुका है, एक सीक्वेंस ऊपर आ चुका है, मतलब एडवांस कर गया है, नोटरी पे आया है। नोटरी कौन सा सीक्वेंस है मैंने आपको बताया था, फिर से नहीं बताऊंगा, कमेंट्स में आप लोग बताओ। और नोटरी बनने के बाद मतलब जो फिजिकल एबिलिटीज होती है इंसान की उसमें काफी बूस्ट मिलता है, लेकिन फिर भी ये रोल ज्यादातर सपोर्ट टाइप का ही होता है। अगर किसी पावर की नोटराइजेशन वैलिड हो जाए तो वो टेम्पररी स्ट्रॉन्गर हो जाती है, और अगर नोटराइजेशन इनवैलिड हो तो बियॉन्ड द पावर को फोर्सफुली डिस्पर्स कर दिया जाता है। साथ ही नोटरी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने में भी एक्सपर्ट होते हैं। एक बार कोई साइन करके कंफर्म कर दे तो इवन सीक्वेंस 5 भी उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकता, और अगर कोई सीक्वेंस 4 डेमीगॉड भी जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की कोशिश करे तो उसे भी काफी हैवी प्राइस चुकानी पड़ती है। अब ये सब सुन के एमलिन वाज लाइक कि ये जो बंदा है डेरिक, ये नोटरी बन गया, कहीं ये मेरे से आगे ना निकल जाए, ठीक है? तो मेरे को भी जल्दी जल्दी एडवांस करना पड़ेगा। वैसे एमलिन यहाँ एक सवाल पूछता है सारे टैरो क्लब मेंबर से, याद है ना वो हंटिंग किया था, वहां एक मून पपेट वाला पूरा केस हुआ था, तो उसी के इमेज को कॉन्ज्योर करके पूछता है कि इस पे कोई मुझे अगर कोई इन्फो दे सकता है तो प्लीज इन्फॉर्मेशन दो। कैटलिया इस पपेट को देख के बोलती है कि ये तो मोस्ट प्रोबेबली एक मून इनवॉय है, मतलब ये एक ऐसा बियॉन्ड आइटम है जो प्रिमोडियल मून के बिलीवर्स सदियों तक चलने वाले एक ब्लड रिचुअल से बनाते हैं। कहते हैं इसमें डिवाइन पावर्स भी होती है और हर एक आइटम अपने अंदर अनइमेजिनेबल हॉरर रखता है। कैटलिया पूछती भी एमलिन से कि तुम्हें ये कहां से मिल गया, मतलब ये काफी डेंजरस चीज है और बेस्ट होगा कि तुम इसे सैंग्विन के अपर एक्लोन्स को दे दो जो भी ऊपर लेवल पे बैठे हैं। एमलिन बताता है कि ये मुझे प्रिमोडियल मून के एक बिलीवर का शिकार करते वक्त मिला और वो मर चुकी है और मैं अब तक जिंदा हूं, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं। पता है ना, एमलिन थोड़ा सैंग्विन स्टाइल मारता रहता है। नाउ कैटलिया वाज इंटरेस्टेड कि तुम हंट भी कंप्लीट कर लिया। इंटरेस्ट में आके वो पूछती है कि तुम्हारा हंट में मदद कौन किया, सैंग्विन के अपर एक्लोन्स के लोग मदद किए क्या? एमलिन वाज लाइक नहीं, मैंने मिस्टर फूल से मदद लिया। एंड कैटलिया ये सुन के स्टन्ड कि मिस्टर फूल इसकी मदद की है, मतलब हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। एंड मोर ओवर कैटलिया हमेशा सोचती थी कि मिस्टर फूल किसी तरह के डेटी हैं जो कि मतलब वापस से रीअवेकनिंग उनका हो रहा है और उनका रियल वर्ल्ड में ऐसा कोई इन्फ्लुएंस है नहीं, बट लुक्स लाइक मिस्टर फूल का रियल वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस तो है और वो हेल्प भी आपकी कर सकते हैं, आप मांग भी सकते हो हेल्प। तो अब मैं भी कभी फंसूंगी ना कहीं तो मिस्टर फूल को ही प्रे करूंगी। बस एमलिन यहाँ एक और बात जोड़ता है कि मिस्टर फूल से भले मैंने मदद लिया लेकिन आई पेड अ फेयर एंड इक्वल प्राइस।
ऑफ कोर्स सैंग्विन प्राउड उसका है, तो ये सब बात तो बोलेगा ही। जो भी हो, इस पॉइंट पे गैदरिंग हो जाती है एंड, और आज की गैदरिंग का मेन मोटो वही था, मतलब मेन जो पार्ट था वो यही था कि 3 पेज जो एम्परर रोजेल का मिला, जो कि मैंने आपको पढ़ के बताया, काफी इंटरेस्टिंग था वो। तो मीटिंग खत्म हुई और अब हम बात कर लेते हैं सिटी ऑफ सिल्वर की। क्यों उसकी बात करेंगे? क्योंकि डेरिक अब बन चुका है नोटरी और उसके पास अब एक ऑप्शन है कि वो कोई सा भी एक मिस्टिकल आइटम चूज कर सकता है सिटी ऑफ सिल्वर में, जो कुछ भी है उसमें से। हाँ, एक लेवल पे आप अगर पहुंच जाते हो सिटी ऑफ सिल्वर में तो आपको ये ऑप्शन मिलता है। तो डेरिक यहाँ कई आइटम्स को देखता है और उनमें से 2 आइटम उसकी नजर पे पड़ती है। वो 2 आइटम कौन सी है? वेल, पहला आइटम था कार्डीज रिंग। ये काफी पुराना और सिंपल दिखता है, पूरा आयरन ब्लैक कलर का, और इस पर डार्क और कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स बने हुए हैं। ये बहुत पहले सिटी ऑफ सिल्वर का एक रेसिडेंट ने छोड़ा था। इस रिंग की पावर यह थी कि वियरर टारगेट को ऑ में डालकर उसे मोमेंटरली रोक सकता था। ये नॉर्मल ह्यूमंस को टेम्पररी रीजन लूज करने पे मजबूर कर सकता था, या किसी क्रेजी मॉन्स्टर के हिडन इमोशंस और मेमोरीज को ट्रिगर करके उसे थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज्ड कर देता था, ताकि वो जो मॉन्स्टर हो वो आप पे अटैक ना करे। दूसरा आइटम था थंडर गॉड्स रोर। ये एक रूइंड सिटी से मिला था। ये काफी हेवी था और स्लेज हैमर जैसा लगता है। इसका कलर डार्क ब्लू है और इसके अराउंड सिल्वर लाइटनिंग घूमती रहती है। इसका हैंडल पकड़ने पे ऐसा फील होता है जैसे किसी क्रीचर की लेग बोन पकड़ रहे हो। फाइट के दौरान ये ऐसी आवाज निकालता है जो एनिमीज को फियर और क्योस में डाल देती है, जैसे कोई थंडर गॉड जमीन पे उतरकर गरज रहा हो। हर स्ट्राइक में पावरफुल डिस्ट्रक्शन और टेरिफाइंग लाइटनिंग होती है। अब ये तो थी अच्छी बात है, लेकिन दोनों का कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हो ना, चलो वो भी बता देते हैं। नेगेटिव्स क्या है दोनों का? सबसे पहले कार्डीज रिंग की बात करें तो ये वियरर को धीरे धीरे अपने अंदर एक और सेल्फ क्रिएट करने लग जाता है। मतलब जैसे आपके अंदर एक और आपका ही सेल्फ काइंड ऑफ क्रिएट होगा। इसलिए जो भी आदमी इस रिंग को पहनता है रेगुलरली, उससे रेगुलरली साइक एनालिस्ट से ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, ताकि अपने अंदर ही 2 सेल्फ ना बन जाए। समझ रहे हो बात? अगर ट्रीटमेंट मिस हो जाए तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है और आखिर में दोनों पर्सनैलिटीज एक दूसरे से फाइट करते हुए कंट्रोल लूज कर सकते हैं। दूसरी तरफ थंडर गॉड्स रोर में इतने हिडन रिस्क्स नहीं थे। ये बस यूजर को धीरे धीरे थोड़ा ज्यादा इरिटेबल बना देता था, और अगर वो अपनी इमोशंस टाइम पर वेंट कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसका एक और साइड इफेक्ट था। अगर बिल्कुल कंप्लीट डार्कनेस में हो तो डीप डार्कनेस के टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स का अटैक होने के चांस 100% बढ़ जाते हैं। अब ये एक प्रॉब्लमेटिक बात है, खास करके सिटी ऑफ सिल्वर के लिए, क्योंकि वहां मोस्टली डार्कनेस ही है। अगर सिटी ऑफ सिल्वर में इसको विल्ड करता है डेरिक, तो उसके ऊपर मॉन्स्टर्स का अटैक होगा। और इसका मतलब ये भी है कि सिटी ऑफ सिल्वर के काफी लोग इसी वजह से गायब हो गए होंगे। वो सब थंडर गॉड्स रोर के प्रीवियस ओनर्स थे। फिर भी डेरिक सोचता है कि कार्डीज रिंग का सेकंड सेल्फ वाला रिस्क बहुत ज्यादा डेंजरस है। ठीक है, उसमें अपने आप में ही आप कंट्रोल लूज कर दोगे। उससे बेटर तो थंडर गॉड्स रोर ही है। एनिमी भले आएगा बहुत ज्यादा मॉन्स्टर, लड़ लेंगे उससे, और लड़ने के लिए ही ये बढ़िया सा बना हुआ भी है। ठीक है, इसमें काफी स्ट्रॉन्ग ऑफेंसिव पावर है। और एक बात आप भूल रहे हो कि डेरिक कौन से पाथवे से है? ऑफ कोर्स वो सन पाथवे से है, राइट? तो वो अपना लाइट खुद ही क्रिएट कर सकता है, कभी भी डार्कनेस में जाएगा ही नहीं। तो उसके लिए थंडर गॉड्स रोर काफी अच्छा है, तो वो सेलेक्ट करता है कि ठीक है मुझे यही चाहिए। चलो, सिटी ऑफ सिल्वर की काफी बात हो गई, अब थोड़ी सी ड्वेन डैंटिस की बात कर ली जाए। हाँ, करते हैं थोड़ी बात, क्योंकि ड्वेन डैंटिस भैया अब रिच सर्कल में घुसने लगा है। लिटरली इस वीक के अंदर उसको 3 डिफरेंट पार्टी वगैरह का इन्वाइट आया है अमीर लोगों से। समझ रहे हो? अब काफी फेमस हो गया है अमीर लोगों के बीच भी। और क्लाइन अब जो है ना, प्ले शोज ये सब देखने जाता है अमीर लोगों के साथ। जैसे एक शो वो देखने जाने वाला है, ठीक है, और शो का नाम है द बिट्रेयर्स रिंग। और पता है इस शो को और भी कौन देखने जा रहा है? मेलिसा एंड बेंसन। वैसे दोनों मिलते नहीं है ये लोग यहाँ पे, बट हाँ, सब लोग एक साथ शो देखे। ऑफ कोर्स मेलिसा एंड बेंसन सस्ते वाले सीट्स में होंगे और क्लाइन होगा एज ड्वेन डैंटिस सबसे महंगे वाले सीट में, इसलिए ये लोग एक दूसरे को देख नहीं पाए। ऐसे भी ये लोग तो क्लाइन को देख के नहीं पहचान पाते, क्लाइन इन्हें देख के शायद पहचानता, शायद नहीं पहचान ही जाता। खैर, तो प्ले देखने के बाद पेपर में एक न्यूज देखता है क्लाइन, विच वाज कि बैकलिंड बाइक कंपनी के शेयर्स बिक चुके हैं। एंड यही क्लाइन बोला था इसेनगार्ड को करने के लिए कि अगर बिक जाए तो ये न्यूज डाल देना, मैं समझ जाऊंगा, पैसे कलेक्ट करने आ जाऊंगा। तो हाँ, क्लाइन अब मीट करने जाएगा इसेनगार्ड से, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी पेपर में, उसमें एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी दिया हुआ था। इसेनगार्ड इज अ स्मार्ट पर्सन, अगर वो एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है इसका मतलब कुछ तो डेंजर है। काइंड ऑफ एक वार्निंग है बाय इसेनगार्ड टू शर्लॉक मोरियार्टी की सोच समझ के आना, बचबुचा के आना। देखो, जो 10% शेयर्स इसेनगार्ड ने बेचे हैं वो क्लियरली शर्लॉक मोरियार्टी के ही हैं। इसेनगार्ड के नेचर को देखते हुए वो बिना किसी रीजन के ऐसा एक्सक्लेमेशन तो नहीं डालेगा। एक सेंस में इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शर्लॉक मोरियार्टी या उसका कोई प्रॉक्सी वापस बैकलिंड में आ गया है। इसलिए रॉयल फैमिली के उन फैक्शंस में से एक जो ग्रेट स्मॉग ऑफ बैकलिंड वाले इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे, वो शायद इस सिचुएशन को नोटिस कर चुके हो कि ये शर्लॉक मोरियार्टी का ही शेयर्स है, वही
आ चुका है वापस, पैसे लेने तो आएगा। और इसीलिए यही रॉयल फैमिली के कुछ लोग हो सकते हैं या उनके जो भी काम करने वाले हों, वो अब डिटेक्टिव इसनगार्ड स्टैंटन पे नजर रख रहे होंगे ताकि जो भी आदमी पैसा क्लेम करने आए उसको पकड़ सके। तो इसीलिए इसनगार्ड एक्सक्लेमेशन डाला है कि शर्लॉक मोरियार्टी तू है खतरे में, तू ध्यान से बच के आना। सो क्वेश्चन हियर इज नाउ कि क्लाइन अब पैसे कैसे लेने जाएगा। आप लोग भूल रहे हैं कि क्लाइन एक मैरियोनेटिस्ट है। जी हाँ, बिल्ली को बना लिया मैरियोनेट, ठीक है। और वहां बावर नाम का एक मतलब नौकर था इसनगार्ड का, उसके पास जाता है, बोलता है मैं हूं शर्लॉक मोरियार्टी। बिल्ली बोल रहा है ये बात, ठीक है। अब मुझे मिलना है इसनगार्ड से। बावर भी शौक में बिल्ली बोल रहा है, लेकिन चलो ठीक है, बोल रहा है तो लेके चलते हैं। हाँ, इस बिल्ली को लेके इसनगार्ड से मिलवाया जाता है। इसनगार्ड भी शौक में कि यार तुम बिल्ली में भी तब्दील हो सकते हो या बिल्ली को कंट्रोल कर रहे हो, आई डोंट नो, तुम्हारे पावर्स तो मजेदार हैं। और कोई शक भी नहीं करेगा, अगर कोई नजर भी रख रहा होगा तो शक नहीं करेगा कोई बिल्ली आ रही है घर में, नॉर्मल सी बात है। बट द क्वेश्चन इज कि बिल्ली इतने पैसे लेके जाएगी कैसे? कितना है बिका शेयर्स पता है? 12,000 पाउंड में। तो इतना पैसा लेके जाएगी कैसे? वैसे अगर आप सोच रहे हो कि 12,000 पाउंड पूरे क्लाइंट को मिलेंगे, तो नहीं है, बताता हूं, यहां भी टैक्स कट जाता है, ठीक है। टैक्स से सब परेशान है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये शेयर खरीदा कौन है। वेल, इसनगार्ड बताता है कि ये शेयर खरीदी है ऑड्री हॉल, ठीक है, अर्ल हॉल की बेटी, जिसको ऑफ कोर्स क्लाइंट जानता है। देन इस शेयर को बेचने के लिए लॉयर्स एंड अकाउंटेंट्स को हायर करना पड़ा, फिर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करना पड़ा। इस सब में करीब 600 पाउंड लग गया, नॉट बैड। उसके बाद स्टाम्प ड्यूटी था 0.5% और 20% कट गया डी टाइप टैक्सेस, लिटरली। यानी कि जो 12,000 पाउंड था उसमें से क्लाइंट को फाइनली मिलेगा हाथ में सिर्फ 8,940 पाउंड। समझ रहे हो, ये टैक्स होता है। हमारे यहाँ तो 30% कट जाता है। बहुत दुख होता है जब आप 10,000 कमाओ और हाथ में सिर्फ 7 मिले। एनीवेज, 8,940 पाउंड भी कुछ कम नहीं है, और इतना लेके जाने के लिए 3 ब्रीफ केसेस है। बिल्ली कैसे लेके जाएगा? एंड क्लाइंट वाज लाइक, सबका टेंशन नहीं है, तुम बस एक रूम तैयार करवा दो मेरे लिए इसनगार्ड, उसके अंदर 3 कैंडल्स रखवा दो। तो क्लाइंट यहाँ सिर्फ अपने मैरियोनेट कैट के साथ नहीं आया था, बल्कि सेनोर भी यहाँ आया था, जो कि छुप के आया था। कैसे? ऑफ कोर्स वो शैडोज वगैरह में या फिर कहीं कहीं रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस में छुप सकता है। एंड फाइनली सेनोर सामने आता है और वो ऑफरिंग दे दिया ये पैसा कलवेटुआ को। ऑफरिंग वाला रिचुअल होता है ना, उससे ऑफरिंग कर दिया, जो कि क्लाइंट एक्सेप्ट कर लेगा। समझ रहे हो आप कैसे काम करता है? नहीं समझ रहे हो? चलो डिटेल में बता देता हूं। तो हाँ, ये जो रिचुअल शुरू होती है, तो स्पिरिचुअलिटी की जो वॉल यहाँ क्रिएट किया गया, उसके अंदर मतलब एक हवा अचानक बहुत तेज हो गई। सेनोर ने तुरंत अपने हाथ के काइंड ऑफ काटा और कुछ बूंदे खून की बाहर गिरा दी। सीक्वेंस 5 रैत होने की वजह से उसके बॉडी का हर हिस्सा स्पिरिचुअलिटी से भरा हुआ मटेरियल था। तेज हवा ने उस खून को खींच लिया और वो सीधा उस कैंडल फ्लेम में घुस गया, जो सी गॉड कैलवेटुआ को रिप्रेजेंट कर रही थी। फ्लेम अचानक भड़क उठी और एक इल्यूजरी डोर बन गया, जो मैजिक सिंबल्स और लेबल से भरा हुआ था। याद है ना, कैलवेटुआ को जब प्रे किया था फर्स्ट टाइम क्लाइंट 3rd बुक के अंदर, तो कैसा हुआ था? काइंड ऑफ वैसा ही, और उसके अंदर सब चीज खींचने लगता है, राइट? तो यस, यहां भी लगभग 10 सेकंड के बाद उस डोर से एक भारी सी क्रीक की आवाज आई और वो धीरे धीरे खुल गया। सेनोर ने एक एक करके पैसों से भरा ब्रीफकेस उठाया और उस इल्यूजरी डोर के अंदर फेंकने लगा। जब लगभग सब खत्म हो गया, तब उसके बॉडी में रखा गोल्ड कॉइन बाहर निकला और ऑल्टर पे गिर गया। रात का फिगर गायब हो गया और उस कॉइन की स्मूथ सरफेस पर प्रोजेक्ट हो गया। तब यही करता है ना सेनोर, कॉइन के अंदर हमेशा रहता है, अंदर नहीं, मतलब उसके सरफेस पे चमकता है। कॉइन हल्का सा कांपा, हवा में उठा, आगे जा रहे ब्रीफकेस के साथ अंदर घुस गया और सैक्रिफाइस के उस डोर में एंटर कर गया। चुपचाप वो मिस्टीरियस डोर बंद हो गया और तीनों कैंडल्स की रोशनी फिर से नॉर्मल हो गई। हाँ, इस तरह सैक्रिफिशियल रिचुअल, सारा पैसा गायब, बिल्ली भी चली गई और इसनगार्ड आया, देखा बिल्ली भी निकल चुकी है, सारा माल भी गायब। भैया क्लाइन, ये जो बंदा है, मतलब शर्लॉक मोरियार्टी, अमेजिंग बंदा है। वहीं क्लाइन कुछ दूर पे कैरेज में बैठा था, सारा कांड करके यहाँ से निकल लिया। अब क्लाइन की इतनी बात कर ली है, तो शाओ फोर्स की बात कर ली जाए। वेल, शाओ यहाँ फोर्स से मिलती है, बताती है कि इस फ्राइडे को मिस्टर एक्स का एक दूसरा गैदरिंग भी हो रहा है सेम टाइम पे। इनफैक्ट मिस्टर एक्स ने एक और मिशन भी दिया है, जिसमें काफी हैंडसम रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। काम बस इतना है कि लोगों को एक ऐसे इंसान के बारे में पता करना है या इंफॉर्मेशन देना है जिसके अराउंड अजीब या एबनॉर्मल लक दिखाई देता है, चाहे वो बहुत लकी हो या अनलकी। बट अनलकी मान के चलो। फॉर्स को ये सब पता चला, वो सोची सब मिस्टर वर्ल्ड को बता देते हैं, मिस्टर वर्ल्ड ही हंट करने वाले हैं इस मिस्टर एक्स को, तो बता दिया जाए, ठीक है। तो हाँ, वो मिस्टर फूल को प्रे करके सब बात बताती है, जिससे क्लाइंट को ये बात पता चलता है। क्लाइंट सोचा कि फॉग सी का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर जो था एंडरसन हुड, मतलब वो भी एक था ना स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर। एंड देन एरन सेरेस एक एग्जाम्पल था, मतलब वो जो डॉक्टर था। ये दोनों याद हो तो इन दोनों में कॉमन क्या था? अगर आपको नहीं याद तो मैं याद दिला दूं कि इन दोनों को किसी स्नेक ऑफ फेट के इन्फ्लुएंस में आ चुके थे ये दोनों, तभी इनका लक काइंड ऑफ खराब हुआ था। नाउ एंजल ऑफ फेट ओरोबोरस रोज रिडेम्पशन के फाउंडर्स में से एक था। ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रू क्रिएटर को सपोर्ट करता है और उस पर बिलीव रखता है। अगर ऑरोरा ऑर्डर बेसिकली ट्रू क्रिएटर की चर्च के बराबर ही है, तो ये एंजल ऑफ फेट ओरोबोरस की कोशिश है स्नेक ऑफ फेट विल ऑसिप्टिन को ढूंढने की। तभी मिस्टर एक्स बोल रहा है कि मतलब एक ऐसे बंदे को ढूंढो जिसका मतलब लक काइंड ऑफ खराब है, वो देख रहा है कि कहां हो सकता है विल ऑसिप्टिन। सो यस, ओरोबोरस काइंड ऑफ ऑरोरा ऑर्डर के मेंबर्स को यूज कर रहा है ताकि स्नेक ऑफ मर्करी विल ऑसिप्टिन को लोकेट किया जा सके। और इसका
मतलब ये भी है कि मिस्टर एक्स के पीछे कहीं ना कहीं बैकलैंड में एक किंग ऑफ एंजल्स मौजूद है। अभी तो मिस्टर एक्स खुल के मतलब अपना नाम बता रहा था मीटिंग के अंदर, उसे डर ही नहीं है, उसके पीछे किंग ऑफ एंजल्स मौजूद है। और अगर ऐसा है तो मिस्टर एक्स को असैसिनेट करना अब मिस्टर वर्ल्ड के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। काइंड ऑफ आप एक डेथ विश मांग रहे हो, एक ऐसे आदमी को अटैक करने जा रहे हो जिसके पीछे किंग ऑफ एंजल्स है, बाय बाय हो जाओगे, समझ रहे हो बात। इसलिए मिस्टर एक्स को बैकलैंड की यूनिकनेस की कोई खास परवाह नहीं है। ऑफिशियल फैक्शंस ज्यादा से ज्यादा यही सोचेंगे कि उसके पीछे कोई सेंट है, और ऑफिशियल डोजियर्स के हिसाब से अरोरा ऑर्डर के पास सिर्फ 5 सेंट्स हैं। इसी वजह से उनकी रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी गलत डायरेक्शन में जा सकती है। हाँ, क्लाइन के लिए इस वक्त तो सही यही होगा कि वो इस असैसिनेशन को कंप्लीटली डिनाई कर दे, बिकॉज मतलब नहीं कर सकता वो। बट देन क्लाइन सोचता है कि अगर मैं असैसिनेशन को डिनाई नहीं करूं एंड सब कुछ को चलने दूं तो शायद विल ऑसेप्टिन भी इसमें फंस सकता है, तो लेट्स गिव इट ए ट्राई। तो वो फॉस को मैसेज करता है कि मैं कल तक तुम्हें बताता हूं कि मैं असैसिनेशन करूंगा या नहीं। फॉर नाउ क्लाइन विल ऑसेप्टिन से बात करने की सोचता है। कैसे बात करेगा? ऑफ कोर्स पेपर क्रेन पे लिख के। और यहाँ वो 3 बात लिखता है। पहला बात कि अरोरा ऑर्डर के मेंबर्स उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनके पास एबनॉर्मल लक हो। दूसरी बात ये पूछता है विल ऑसेप्टिन से कि तुमको वर्म ऑफ टाइम को यूज करने का मेथड पता है, कि मतलब उससे चार्म्स कैसे बनाया जा सके। और तीसरा बात क्लाइन ये पूछता है कि क्या तुम्हारा जो प्लेसेंटल ब्लड होगा, जब तुम जन्म लोगे तो प्लेसेंटा का जो खून होता है उस ब्लड को हम मिथिकल क्रीचर के ब्लड के रूप में काउंट कर सकते हैं? अगर हाँ तो मैं उसका एक ड्रॉप लेना चाहूंगा, उसके बदले मुझे क्या प्राइस देना पड़ेगा ये भी बता दो। ऑफ कोर्स ये खून ले रहा है कैटलिया के लिए, याद है ना कैटलिया मांगी थी कि एक मिथिकल क्रीचर का एक बूंद खून चाहिए। तो हाँ, ये सारी बातें क्लाइन पेपर क्रेन में लिख दिया, वापस से फोल्ड कर दिया। एंड एक और बात मैं आपको बता दूं कि क्लाइन के पास फिलहाल कितना पैसा हो चुका है पता है? 17,046 पाउंड, 5 गोल्ड कॉइन है, 3 सोली एंड 8 पेंस। मतलब लौंडा जो है वो छोटा मोटा टाइकून बन चुका है कि नहीं। खैर, तो रात को क्लाइन सोया और अगेन ड्रीम में वो उठता है जहां पे विल ऑसेप्टिन हमेशा उसको रिप्लाई करता है। तो ड्रीम में जो जगह वो जाता है सेम वो गया, लेकिन इस बार यूजुअली विल ऑसेप्टिन कुछ लिख के रिप्लाई करता है, राइट? लेकिन यहाँ कुछ लिखा हुआ दिख नहीं रहा था। तभी वहां एक बेबी को देखता है, ब्लैक कलर के स्ट्रोलर में होता है, रैप्ड इन सिल्वर सिल्क। और क्लाइन पूछता है कि बेबी से कि आप ही मिस्टर विल ऑसेप्टिन हो क्या? एंड विल ऑसेप्टिन रिप्लाई करता है, मतलब वो बेबी, मतलब न्यू बॉर्न बेबी भी नहीं है, अभी जन्म भी नहीं लिया, वैसा बेबी कहता है कि हाउ आर यू श्योर कि मैं मिस्टर ही हूँगा, मिसेस नहीं हो सकता, मतलब मेरा जन्म नहीं हुआ है ना, तो लड़का ही कैसे होऊंगा? तो क्लाइन पूछता है कि ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें कैसे पुकारूं मिस्टर नहीं तो ऑसेप्टिन कहता है हाँ ये बात तो मैंने भी डिसाइड नहीं किया, मुझे तुम कैसे पुकारोगे? तो बंदा सीक्वेंस 1 स्नेक ऑफ मरकरी, ठीक है, जो भी है, जो कीला आदमी है। हाँ, अथवा यहाँ विल ऑसेप्टिन बात करना शुरू करता है। बहुत इमेजिन करके देखो, एक बच्चा है छोटा सा स्ट्रोलर के अंदर, सिल्वर में रैप, काइंड ऑफ सिल्वर सीट में, एंड बात कर रहा है। वो थोड़ा सोच के अजीब लगता है, बट हाँ, वो ये बात कहता है कि हर बार जब मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ अपनी लाइफ को इस तरह से, तो मैं कोशिश करता हूँ कि खुद को थोड़ा डिफरेंट बनाऊं, ताकि मेरी जो मेंटल स्टेट है ना वो स्टेबल रहे। जब कोई बच्चा हो तो उसे बच्चों की तरह ही बिहेव करना चाहिए, मतलब ऐसा विल ऑसेप्टिन कह रहा है। इसमें क्लाइन पूछता है कि क्या ये मॉन्स्टर पाथवे का तरीका है अपनी मैडनेस को रेजिस्ट करने के लिए और अपनी रीजनिंग को मेंटेन रखने के लिए? विल ऑसेप्टिन कहता है हाँ सही बात है, और हर नया बिगनिंग थोड़ा सा मैडनेस को वॉश अवे कर देता है, लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं होता, फेथ जैसा कोई एंकर भी चाहिए होता है। इस एंकर के बारे में हमने बात भी किया है इंपर रोजेल की डायरी की जो भी बात हो रही थी तब। ऑसेप्टिन आगे कहता है कि वरना मैं सीक्वेंस 1 की स्टेट को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। लगता है तुम पहले से ज्यादा नॉलेजेबल हो गए हो, क्या कहते हैं, ड्वेन डैंटिस, क्लाइन मोरेटी, व्हाटएवर यू आर। मतलब ऑफ कोर्स उसको ये नहीं पता वो क्लाइन मोरेटी है, लेकिन जो भी पता है विल ऑसेप्टिन को वो बंदा। अब इससे एक और पता चलती है कि फेथ के थ्रू एंकर करना ही इकलौता तरीका नहीं है मैडनेस को रेजिस्ट करने का, लेकिन रीस्टार्टिंग क्लियरली मॉन्स्टर पाथवे के सीक्वेंस 1 स्नेक ऑफ फेट की एबिलिटी लगती है। बाकी बियॉन्ड द पाथवेज इसे इमिटेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो मिस्टर अजिक का भी केस कुछ ऐसा ही है क्या? वो बार बार अपनी मेमोरीज खो देते हैं और फिर खुद को दोबारा ढूंढते हैं, क्या उसमें भी शायद इसी कॉन्सेप्ट का कुछ कनेक्शन है? एनीवे, जो भी हो, क्लाइन आगे कहता है कि मतलब विल ऑसेप्टिन से कि औरोबोरस आपको ढूंढ रहा है थ्रू अरोरा ऑर्डर मेंबर्स। इसमें विल ऑसेप्टिन वाज लाइक अब मैं काफी लंबे टाइम से उसके साथ जो है ना हाइड एंड सीक खेल रहा हूं, वो ऐसी चीजों में ज्यादा अच्छा नहीं है। काफी ऑब्वियस है कि उसका कभी बचपन था ही नहीं। हर बार जब वो रीस्टार्ट करता है वो ट्रू क्रिएटर के पास ही बड़ा होता है। लाइफ के अलग अलग स्टेजेस का साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस उसके पास नहीं है, इसलिए कभी भी वो काफी क्रेजी हो जाता है, लेकिन ऑब्वियसली उसे इससे कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। विल ऑसेप्टिन आगे कहता है कि मैंने रिकार्डियो को बोल दिया है कि कुछ जगहों पर डाई ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज करे और वहां मार्क्स छोड़ दे। हाँ, ऑफ कोर्स डाई ऑफ प्रोबेबिलिटी के कारण लक ऊपर नीचे होगा और इससे औरोबोरस का जजमेंट कंफ्यूज हो जाएगा। वो जल्द ही फिर से बैकलैंड छोड़कर चला जाएगा। ठीक है, ये बात तो सॉर्टेड। अब क्लाइन अगला सवाल पूछता है कि वॉर्म ऑफ टाइम से चार्म्स कैसे बनाया जाए, क्या आपको पता है? इसमें विल ऑसेप्टिन पूछता है कहां मिला वॉर्म ऑफ टाइम? पैलेस ज़ोरास्ट से तो मिल गया क्या तुमको? क्लाइन वाज लाइक इसे कैसे पता पैलेस ज़ोरास्ट
जोरोआस्ट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ विल ऑस्टिन बताता है कि पैलेस जोरोआस्ट अभी अच्छी कंडीशन में नहीं है, इसलिए उसे तुम्हारे एक फॉर्मर कलीग के बॉडी में पैरासाइट की तरह रहना पड़ा। वही कलीग जो शर्लक मोरियार्टी की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ बात लेनर्ड मिचेल की हो रही है। एंड देन विल ऑस्टिन बताता है कि ये जो लेनर्ड मिचेल है वो एक रात मेरे घर के अंदर भी घुस आया था, याद है ना, डॉक्टर एरन को मतलब इन्वेस्टिगेट करने आया था। मुझे उसमें कुछ अजीब लगा, इसलिए मैंने उसे थोड़ी देर के लिए बैड लक दे दिया, जिससे वो बैकलाइन में छुपे हुए दूसरे डेमिगॉड से टकरा गया। जब वो डेंजर में आया तब पैलेस जोरोआस्ट ने एक्शन लिया। वैसे अगर वो एक्शन नहीं भी लेता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि विल ऑस्टिन जो था वो प्रैंक कर रहा था, उसको थोड़ा सा बैड लक दे दिया था। क्रिटिकल मोमेंट पे वो वापस से जो है ना उसको गुड लक देके ठीक कर देता। देन विल ऑस्टिन बताता है कि वॉर्म ऑफ टाइम का चार्म बनाना क्लाइंट के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। क्लाइंट बस अपने अंदर जो यूनिकनेस ट्रेट है उसे प्रे करो और मर्क्यूरी और प्योर सिल्वर के मिक्सचर को मीडियम बनाकर उसे कॉरस्पॉन्डिंग सिंबल को ड्रॉ कर दो। हाँ, लेकिन वो एग्जैक्ट सिंबल क्या है इसका आइडिया विल ऑस्टिन को नहीं था। चलो इसका भी जवाब मिल गया क्लाइंट को। इसके बारे में बाद में सोचेगा कैसे बनाया जाए चार्म, बट फॉर नाउ क्लाइंट तीसरा सवाल पूछता है कि तुम्हारा प्लेसेंटल ब्लड मिलेगा क्या, मतलब क्या वो एक्ट कर सकता है मिथिकल क्रीचर के ब्लड जैसा। और ये सुनते जो बच्चा था विल ऑस्टिन बच्चा ऐसा दिख रहा था, वो रोना शुरू करता है, वहां वहां करके खूब रोता है, फिर हंसने भी लगता है अचानक से, कहता है देखो ऐसे में बच्चे की तरह बिहेव करता हूँ। एंड क्या सवाल अगर तुम्हारा ये है कि क्या ये मिथिकल का मेरा जो प्लेसेंटल ब्लड है क्या वो मिथिकल क्रीचर का खून होगा, तो ऑफ कोर्स, लेकिन वो उस खून को स्वैप कर देगा जब उसका जन्म होगा, वरना वहां जितने भी सभी लोग होंगे ना, इतना डेंजरस है, वो सब खत्म हो जाएंगे। रही बात कि क्या वो खून का एक बूंद क्लाइंट को देगा, तो हाँ दे सकता है, अगर क्लाइंट उसे कोई सूटेबल चीज दे सके इसके बदले में। तो हाँ, ये सब बात करके विल ऑस्टिन गुड बाय बोला, ड्रीम खत्म हुआ। अब ड्रीम खत्म होने के बाद क्लाइंट सोच रहा है कि एक सीक्वेंस वन को मेरे से क्या चाहिए, मतलब मैं उसको क्या ही दे पाऊंगा जिसके कारण वो मतलब एक डील मैं उसके साथ कर सकूं। और रही बात चार्म की, तो क्लाइंट सोच रहा था कि वो मिस्टर फूल को ही प्रे करेगा, ठीक है, और उसके सीट के पीछे एक सिंबल बनता है ना प्यूपिलस आई वाला, वही सिंबल बनाएगा एंड कहीं इससे चार्म बन जाए। क्योंकि देखो एमोन जैसे लेवल के मॉरडर डेमिगॉड से जो वॉर्म ऑफ टाइम मटेरियल बचता है वो खत्म होने के बाद भी अपनी एसेंस और लेवल रिटेन करता है। अगर उसे चार्म बनाने में यूज किया जाए तो शायद वो एंजल लेवल तक ना पहुंच पाए, लेकिन उससे ज्यादा दूर भी नहीं होगा, काफी हाई लेवल चार्म बनेगा, लगभग एक सेंट के पीक स्ट्रेंथ के बराबर आप मान सकते हो। अगर क्लाइंट इसमें सक्सेसफुल हो जाता है तो ये उसके लिए एक एक्स्ट्रा ट्रम्प कार्ड जैसा होगा, ये एक जो चार्म बनेगा। क्रिटिकल मोमेंट्स पे शायद ये उसे एक एक्स्ट्रा लाइफ भी दे सकता है। हाँ, ऐसे में क्लाइंट काफी एक्साइटेड और होपफुल हो गया था कि चार्म बन जाए, मजा ही आ जाए। एंड इनफैक्ट वो डिविनेशन भी करता है कि क्या वो चार्म बनाने में सक्सेसफुल होगा, जो मेथड वो सोच रहा है खुद को प्रे करके। एंड वो घूमा स्लोली क्लॉकवाइज, यानी कि सक्सीड होगा। देन क्लाइंट दूसरा डिविनेशन करता है कि मिस्टर एक्स का अगर इस फ्राइडे को असैसिनेशन करने की मैं कोशिश करूं तो क्या वो डेंजरस होगा। तो अगेन क्लॉकवाइज घूमा, थोड़ा फास्ट घूम रहा था, मतलब डेंजरस तो होगा लेकिन डेमिगॉड लेवल का डेंजरस नहीं होगा, वरना बहुत फास्ट घूमता। एंड इतना भी डेंजरस नहीं होगा कि क्लाइंट इसको संभाल नहीं सके, क्लाइंट इसको मैनेज कर सकता है। इसका मतलब कि क्लाइंट अगर असैसिनेट करने जाता है तो शायद मोस्ट प्रोबेबली वहां डेमिगॉड का इंटरफेरेंस नहीं होने वाला है, यानी कि इस असैसिनेशन को कंसिडर किया जा सकता है। चलो असैसिनेशन तो बाद में करेंगे, पहले चार्म बनाना शुरू करते हैं। तो क्लाइंट अपना सिंबल वगैरह यूज किया एंड देन खुद को प्रे किया, जो भी नेसेसरी स्टेप्स विल ऑस्टिन बताया था वो सब फॉलो किया। देन क्लाइंट 4 बार काउंटर क्लॉकवाइज लिया, ग्रे फॉग के ऊपर वाली स्पेस में एंटर कर गया, वहां ब्लैक एम्परर कार्ड की पावर अपने ऊपर इम्ब्यू करके उसने स्पिरिचुअलिटी यूज की और ग्रे फॉग के ऊपर वाली पावर का एक छोटा हिस्सा अपने प्रेयर से रिस्पॉन्स देने के लिए स्टेयर किया, मतलब ग्रे फॉग की पावर का काइंड ऑफ इस्तेमाल कर रहा है। जब वो सर्जिंग एनर्जी लाइट सर्कल में भर रही थी तो क्लाइंट तुरंत रियल वर्ल्ड में वापस आ गया। उसने देखा कि ऑल्टार अब डार्क और ग्लूमी लग रहा था, जैसे वहां काउंटलेस सीक्रेट्स छुपे हो। सिल्वर शीट ऑलरेडी हवा में उठकर वॉर्म ऑफ टाइम के कॉर्प्स के साथ फ्यूज हो चुकी थी। क्लाइंट आगे बढ़ा, सिल्वर शीट को फ्लिप किया और उसके पीछे कार्व्ड सिंबल में मर्क्यूरी भर दी। जैसे ही लाइंस लाइट होने लगी उससे एक हेजी ग्लो निकलने लगा। क्लाइंट ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया और देखा कि वो ग्लो और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और धीरे धीरे सिल्वर शीट और वॉर्म ऑफ टाइम का कॉर्प्स उसके अंदर कवर हो गया। अचानक ऑल्टर के अराउंड की डार्कनेस डिस्टॉर्ट होने लगी, जैसे पूरी स्पेस एबनॉर्मल हो गई हो, लेकिन ये चेंज उतनी ही जल्दी गायब भी हो गया और थोड़ी देर बाद एक चार्म डेस्क पर आ गया था। वो कंप्लीटली ट्रांसलूसेंट और ब्लैक कलर का था, जैसे किसी स्पेशल क्रिस्टल का छोटा कार्ड हो, और ऐसा लग रहा था जैसे किसी मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस की आंख दुनिया को देख रही हो। इन शॉर्ट दोस्तों, क्लाइंट यहाँ चार्म बनाने में सक्सेसफुल हो चुका था। क्लाइंट तुरंत खुशी में चार्म को उठाता है एंड ही फेल्ट कि यार ये चार्म तो एकदम बर्फ जैसा ठंडा था। सिर्फ चार्म का सक्सेसफुल बन जाना ही एक बड़ी सक्सेस थी। अब उसके पास डेमिगॉड लेवल का एक और पावरफुल चार्म था। फिर क्लाइंट उसे ग्रे फॉग के ऊपर ले गया और ड्रीम डेफिनेशन से समझा कि इसे कैसे यूज करना है। ये ब्लैक क्रिस्टल कार्ड जैसा चार्म सिर्फ एक इफेक्ट रखता है, लेकिन
लेकिन बहुत पावरफुल इफेक्ट था। क्या था ये इफेक्ट? वेल, दूसरे के लक को सिफन करना, या सीधा बोले तो फेट को ग्राफ्ट करना। नहीं समझ रहे तो चलो मैं ठीक से समझाता हूं कि टारगेट होगा ना, उसकी जो फेट का एक हिस्सा होगा वो यूजर के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। सबसे सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर कोई एनिमी मतलब क्लाइंट को मारने वाला है और क्लाइंट अगर उस चार्म का इस्तेमाल करता है तो एनिमी की जो सर्वाइवल वाली फेट थी वो क्लाइंट के पास आ जाएगी और क्लाइंट के खत्म होने वाली फेट एनिमी के पास। पैसा डबल नहीं, मतलब ये ऐसे सिचुएशन फ्लिप। रिजल्ट ये होगा कि वो अटैक करने में सक्सेसफुल लगेगा लेकिन आखिर में खुद ही खत्म हो जाएगा। मतलब एन वक्त पे जब आप खत्म होने वाले हो अपने फेट को, ठीक है, ऐसे ऐसे स्विच कर लो। ये मोराडा पाथवे के नेचर से मैच करता है लेकिन और भी ज्यादा सिनिस्टर और टेरिफाइंग है। ये वेल्थ चुराने से सीधा फेट चुराने तक का स्टेप है। अगर वॉर्म ऑफ टाइम जिंदा होता और क्लाइंट ग्रे फॉग की पावर को फुल यूज कर पाता तो शायद ये चार्म टाइम के डोमेन तक भी पहुंच सकता था। इस चार्म को क्लाइंट कहेगा क्या? वेल, वॉर्म ऑफ टाइम तो नहीं कह सकता, चलो फेट सिफन कह देते हैं। याद रखना दोस्तों, चार्म का नाम क्या है? फेट सिफन। बदल सकता है आपका फेट, ठीक है। तो क्लाइंट काफी खुश है, सोने गया एंड अगेन रात को उसको फील हुआ कि घर के बगल में हेजल रहती है ना, वो सूअर्स के अंदर जा रही है। ये क्या करने जाती है सूअर्स के अंदर ये पता नहीं है, एक दिन पता जरूर करेगा क्लाइंट। खैर, इस बात को इग्नोर किया क्लाइंट, अगली सो जाता है। अगली सुबह उठता है एंड वो मैसेज भेजता है फोर्स को थ्रू मिस्टर वर्ल्ड कि मैं मिस्टर एक्स को निपटाने वाले मिशन को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन रिजल्ट चाहे जो भी हो, मतलब मैं उसको निपटा पाऊं या ना निपटा पाऊं, क्लाइंट को उससे चाहिए था उसके ब्रेसलेट का एक स्टोन। याद है ना, फोर्स के पास एक ब्रेसलेट है और क्लाइंट चाहता था कि मतलब जो फोर्स के पास एक स्पेल बुक है ना, लिमानोस वाला जो भी, तो उसको भी यूज करने का राइट वो चाहता था। और हाँ, अगर मिशन सक्सेसफुल होता है तो सारे स्पॉइल्स ऑफ वॉर क्लाइंट के होंगे। फोर्स सिर्फ टारगेट का हेड ले सकती है, मतलब मिस्टर एक्स का जो हेड होगा वो क्लाइंट उसको सौंप देगा। और हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो शायद फोर्स को क्लाइंट की मदद भी करनी होगी। यस दोस्तों, तैयार हो जाओ, असैसिनेशन होने वाला है मिस्टर एक्स का इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। वीडियो में बने रहो, मजा आएगा। और हाँ, ये भी बताना कि कैसा लग रहा है वीडियो सुनने में। मजा आ रहा है ना? छोटे वीडियोस बनाता हूँ तो उसमें इमोशंस भर भर के आते हैं अच्छे से, तो छोटे वीडियोस के अपने फायदे होते हैं। इस वीक एक ही आया है, मंडे 3 PM, लेकिन किसी वीक दो भी आएगा। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। कमिंग बैक टू द वीडियो, हम देखते हैं कि फोर्स को जो कंडीशंस रखा है मिस्टर वर्ल्ड, फोर्स सबके लिए अग्री करती है। और अगर मिस्टर वर्ल्ड की बात, मतलब ड्वेन डैंटिस, मतलब अपने क्लाइंट मोरेटी की बात की जाए तो आज उसे जाना है रॉयल म्यूजियम के अंदर। क्यों भैया? वहां रॉयल फैमिली का कलेक्शन है, वो सब देखना है। एक्चुअली में लियोन रॉयल फैमिली है, उनके द्वारा ही ये एग्जीबिशन किया जा रहा है, जहां पे अपने ड्वेन डैंटिस को जाना है। अमीर हो गया है बंदा, ये सब में जाना पड़ता है। तो यस, क्लाइंट पहुंचा इस एग्जीबिशन पे और यहाँ वॉल्टर आया था क्लाइंट के साथ, जो कि एकदम डीप अंडरस्टैंडिंग के थ्रू सब कुछ समझा रहा है कि यहाँ जो कुछ भी हिस्टोरिकल लगा है उसका क्या महत्व है। एंड दिस टेल्स अस कि वॉल्टर मतलब ऐसे बटलर है लेकिन उसकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। ऑफ कोर्स इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज में काम किया है तो इट वाज ऑब्वियस। एंड कहीं ना कहीं क्लाइंट इस चीज से काफी हद तक इंप्रेस हो रहा था। नाउ एक एग्जिबिट के पास जब ये लोग गुजर रहे थे तो उस वक्त क्लाइंट नोटिस करता है कि वॉल्टर अचानक से रुक गया। फिर वो साइड में थोड़ा सा देखता है, उसके चेहरे पे एक कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन आ गया था एंड क्लाइंट को समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। नो ऑफ कोर्स क्लाइंट स्पेक्टेटर नहीं है तो वो तुरंत देख के सब कुछ तो नहीं आइडेंटिफाई कर सकता, लेकिन इतना समझ गया कि वॉल्टर जरूर किसी ऐसे इंसान को देखा है जिससे उसका एक्सप्रेशन थोड़ा ऐसा हुआ। क्लाइंट भी तुरंत इधर उधर मुड़ के देखा कि भैया कौन है आसपास, एंड क्लाइंट यहाँ एक मैन और वुमेन को देखता है और वॉल्टर इसी इंसान को देख रहा था, मतलब वुमेन को नहीं, जो मैन था उसको। ये जो बंदा था ये थोड़ा सा बूढ़ा था, ये भी हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा था एंड क्लाइंट सोचता है चलो इस बंदे से बात ही कर लेते हैं, कहीं कुछ पता चले। तो क्लाइंट गया, इस बंदे से बात किया एंड वो बंदा भी क्लाइंट से बात किया, मतलब इट वाज अ गुड कॉन्वर्सेशन। एंड अचानक वो ओल्ड मैन वॉल्टर को देखता है एंड उसका एक्सप्रेशन चेंज होता है। सो इट वाज क्लियर कि ये ओल्ड मैन और वॉल्टर ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। कैसे, ये तो क्लाइंट को फिलहाल नहीं पता, शायद आगे पता चल जाए। वैसे यहाँ पे ये बंदा जो था वो अपना नाम बताता है विलियम साइक्स और वो एक लैंड स्टीवर्ड था एक मैनर पे, मतलब ये भी कहीं काम करता था एज लैंड स्टीवर्ड, मतलब लैंड को वगैरह को देखना, उसको मेंटेन करने का काम। तो शायद इसी तरह से ये और वॉल्टर एक दूसरे को जानते होंगे, दोनों शायद सेम जगह पे काम करते होंगे, राइट। तो क्लाइंट यही सब सोचते हुए वॉल्टर से ही डायरेक्टली पूछ लेता है कि लगता है कि तुम उस बंदे को जानते हो, मतलब कैसे जानते हो। तो वॉल्टर बताता है कि मैं उसे पहले जानता था जब मैं विस्काउंट कॉनराड के हाउस होल्ड में काम करता था। वो रॉयल फैमिली के एक मेंबर फॉर्मर अर्ल ऑफ लास्टिंग प्रिंस एडिसैक की सर्विस में था। प्रिंस एडिसैक, कुछ दिमाग में आ रहा
है कि नहीं, याद है कि नहीं सेकंड बुक तुम लोगों को? चलो नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ क्लाइन क्या सोच रहा। सो यस, ये जो बूढ़ा आदमी था वो प्रिंस एडेसेक के लिए पहले काम करता था। अगर आपको याद हो तो प्रिंस की मौत जो थी वो ग्रेट स्मॉग ऑफ बैकलैंड के दौरान हुई थी, राइट? और प्रिंस के खत्म होने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि इस बूढ़े की लाइफ तो अच्छी चल रही है, तो शायद वो अब किसी नए मैनर का स्टीवर्ड होगा, राइट? और शायद उसे कुछ सीक्रेट्स भी पता हो, बट सीक्रेट्स पता हो के जिंदा होना ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब अगर आप किसी बड़े रॉयल फैमिली का सीक्रेट जानते हो एंड रॉयल फैमिली का प्रिंस खत्म हो गया है तो आप जिंदा बचोगे, इसकी क्या गारंटी है? अगर जिंदा बच रहे हो यानी आपके पीछे किसी का हाथ है, इसलिए क्लाइन सोचता है कि नहीं, इस बुढ़े को जो है ना फिलहाल तो इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। तो यस, क्लाइन वॉल्टर की बात सुना, वापस से घर आया, अपने काम में लग गया एंड सब कुछ चल रहा है घर पे। अचानक शाम के समय में दो ऑफिसर्स क्लाइन के घर पे आते हैं एंड वो किसी केस के रिगार्डिंग ड्वेन डांटिस और उसके बटलर से बात करना चाहते थे, मतलब वॉल्टर से। ड्वेन डांटिस मतलब अपना क्लाइन बोलता है, हाँ मैं ही हूँ ड्वेन डांटिस, बताइए ऑफिसर्स किस तरह से मदद कर सकता हूँ? इन ऑफिसर्स फील लाइक कि आप किसी विलियम साइक्स को जानते हैं? क्लाइन वाज लाइक, हाँ आज ही सुबह मैं उसे म्यूजियम में मिला था, बूढ़ा सा इंसान था, उससे पहले तो मेरे को उसके बारे में नहीं पता था। वेल, पुलिस बताती है कि विलियम साइक्स एक्चुअली अपने होटल रूम में मृत पाया गया है। क्या मतलब आज दिन में एक बंदे से क्लाइन मिलता है, शाम तक ऐसी खबर आ गई। क्लाइन तुरंत पूछता है कि मैं उसके साथ वहां एक फीमेल पार्टनर को भी देखा था, तो उनका क्या हुआ, वो कहाँ गई? पुलिस बताती है कि वो उसकी मिस्ट्रेस थी और वो होटल छोड़ दी थी। जिस टाइम वो होटल छोड़ी थी उस टाइम तक वो बुढ़ा जो था विलियम साइक्स वो अलाइव था। तो हाँ, वो तो कुछ नहीं की है, लेकिन मतलब विलियम साइक्स को खत्म किया गया है, मोस्टली कत्ल किया गया है। तो इसी सिलसिले में पुलिस पूछताछ करने आई थी। वैसे शक नहीं है ड्वेन डांटिस या वॉल्टर पे, तो ठीक है, इन लोग से थोड़ी बहुत बातचीत करके पुलिस निकल लेती है। इन भी थोड़ा शॉक में कि भैया मैं ही बैड लक हूं क्या, जहां जाता हूं आसपास लोग समाप्त हो जाते हैं। एनीवेज, क्लाइन उस रात सोता है, उस रात क्लाइन की स्पिरिचुअलिटी ट्रिगर होती है। क्लाइन को ऑफ कोर्स लगता है जरूर ये हेजल होगी, वापस से सीयूएस में जा रही होगी, लेकिन क्लाइन गलत था, क्योंकि इस बार उसका जो बटलर वॉल्टर था वो प्रॉपर्टी के वॉल को कूद के बाहर जाता है एंड देन बहुत एजिलिटी से इधर उधर मूव कर रहा था, एज इफ कुछ ट्रेंड इंसान हो या फिर किसी तरह का बियॉन्डर हो। और फिर क्या करता है, वो सीवर के अंदर जाता है एंड क्लाइन सोच रहा है भैया मेरे आसपास सबके पास कुछ सीक्रेट ही है क्या, सब सीवर के अंदर क्यों घुस जाते हैं? अब क्लाइन भी कम थोड़ी है, सेनोर से पीछा करवा दिया। सेनोर पता है ना, कोई भी शाइनी चीज में छिप जाता है, दिखता नहीं है, तो सेनोर गया पीछा करने, देखने की भैया क्या चल रहा है इधर। तो वॉल्टर सुएज के अंदर जाता है और एक जगह पे रुक के अचानक से बोलता है कि तुम इतनी रैश क्यों थी, तुम्हें बेटर अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए था। और इसके जवाब में वॉल्टर को एक फीमेल वॉइस रिप्लाई करती है कि यही बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। वॉल्टर उस फीमेल को बोलता है कि तुम इंजर्ड क्यों हो गई, एंड फीमेल वाज लाइक कि विलियम साइक्स हमारी सोच से भी ज्यादा स्ट्रांग निकला, शायद सिर्फ इस तरह वो अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी को सेटिस्फाई कर पाता है। फीमेल कहती है कि जो भी हो, मुझे उससे कुछ क्लूज मिल गए हैं, इतने टाइम बाद फाइनली मुझे ट्रुथ के करीब पहुंचने का चांस मिला है। वॉल्टर इसके जवाब में फिर से कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं थी। इन बातों को सुनकर हम क्लियरली समझ रहे हैं कि ये लोग मिलके ही विलियम साइक्स को कुछ किए हैं। अब ये फीमेल कौन है, जब आप जानोगे आप माइंड ब्लोन हो जाओगे। फॉर नाउ ये फीमेल कहती है कि मैं तो अपनी सोल जो है ना वो ऑलरेडी एक इविल गॉड को बेच चुकी हूं, तो अब मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही मतलब है एंड दैट इज बदला। इस पे वॉल्टर रिप्लाई करता है कि ठीक है, अभी तुम यहीं पे छुपी रहो, मैं तुम्हारे लिए फूड वगैरह अरेंज करवाता रहूंगा, तब तक छुपे रहना जब तक तुम रिकवर नहीं कर जाती। और अगर कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, मतलब तुम पकड़ी नहीं गई, मतलब सब कुछ नॉर्मल रहा, तो हम पुराने तरीके से ही वापस से कांटेक्ट करेंगे। अब ये सब सुन के फीमेल वॉल्टर से कहती है कि जब वो जिंदा था, यहाँ वो मोस्टली प्रिंस एडेसैक को बोला जा रहा है, तो जब वो जिंदा था तब उसके बहुत से सबऑर्डिनेट्स थे जो खुद को लॉयल बोलते थे, लेकिन उसकी मौत के बाद बहुत कम लोग उसे याद रखते हैं या उसके लिए अपनी जान रिस्क करने को रेडी हैं। तुम ही हो जिसने मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज किया है। इसके रिप्लाई में वॉल्टर भी कहता है कि वो पहला नोबल था जिसने मेरे साथ उस तरह से बिहेव किया था, और वही इंसान है जिसके लिए मैं सच में लॉयल हूं। अब क्लाइन का सेनोर है, वो भी ये सारी कॉन्वर्सेशन सुन रहा है, राइट? तो क्लाइन मन में सोच रहा है कि प्रिंस एडेसेक के खत्म होने के बाद उसके कुछ लॉयल सबऑर्डिनेट्स उसके मतलब खत्म होने के पीछे की सच्चाई इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। इनकेस आपको याद नहीं हो तो प्रिंस ने खुद को ही समाप्त किया था, ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ था ग्रेट स्मॉग ऑफ बैकलैंड के दौरान। और जो लॉयल सबऑर्डिनेट्स हैं उनमें से ही एक वॉल्टर भी है, लेकिन वो ज्यादातर सुपरफिशियल इंटेलिजेंस गैदर करने और अपनी आइडेंटिटी यूज करने, थोड़ी बहुत हेल्प प्रोवाइड करने का काम करता है। शायद यही वो एक्स्ट्रा डेवलपमेंट है जिसका मेंशन अरोडस ने किया था कि इनके साथ अगर आप जाओगे इस बटलर के साथ तो कुछ एक्स्ट्रा डेवलपमेंट होगा, यही बात थी। एनीवेज, इस पॉइंट पे लेडी अपना थोड़ा बढ़ने लगती है और क्लाइन थ्रू सेनोर लेडी का फेस देख पाता है, और ये लेडी पता है कौन थी? ट्रेसी।
ट्रेसी चीक, याद है ये फर्स्ट बुक से अपन को परेशान कर रही है, और हाँ ये अब तक जिंदा है, जिंदा ही नहीं बदला भी ले रही है अपना। तो ये सब चल ही रहा है और तभी क्लाइन का स्पिरिचुअलिटी फिर से ट्रिगर हुआ। पता है क्यों? क्योंकि अब हेजल अपने घर से निकल के सुएज के अंदर जा रही है। क्लाइन सोच रहा है एक मिनट अगर हेजल अभी सुएज के अंदर गई तो वो वॉल्टर से मिल जाएगी और यहाँ पे हो जाएगा लफड़ा। नहीं ऐसा लफड़ा नहीं करना, मेरे को अब इंटरवेंशन करना ही होगा। तो जैसे ही हेजल सुएज के अंदर जाती है, क्लाइन अपने सिनोर के थ्रू उसे पजेस करवा लेता है। ऑफ कोर्स पोजेशन होगा तो अचानक हेजल को बहुत कोल्डनेस फील हुआ, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रही, दूसरे डायरेक्शन में वॉक करने लग गई क्योंकि ऑफ कोर्स उसको सिनोर कंट्रोल कर रहा है। लेकिन हेजल भी कम नहीं थी दोस्तों, उसके पास एक नेकलेस है, याद है किसी तरह का आर्टिफैक्ट है वो, और उसके अंदर वो स्पिरिचुअलिटी डाली। उसके अंदर 7 जेम्स थे, हल्के से चमके, ग्रीन सबसे ज्यादा चमका और थोड़ी देर के लिए हेजल अपने कंट्रोल में आ गई। देन एक और बार वो उसका नेकलेस का ग्रीन लाइट चमकता है और हेजल इसके पावर से कहीं ना कहीं सिनोर का जो रैथ का एक श्रीक होता है ना, उस पावर को चुरा ली। मतलब नेकलेस की मदद से वो पावर्स को स्टील कर सकती है। तभी याद है इस हेजल का फोटो आया था क्लाइन को जब वो एक ऐसे आर्टिफैक्ट को ढूंढ रहा था कि जिससे वो पावर स्टील कर सके, यही नेकलेस है। अब रैथ का श्रीक वो अगर चुरा ली है तो ऑफ कोर्स अपने मुंह से वो श्रीक निकालने वाली होगी, वो कुछ बोलने वाली थी, लेकिन तभी वापस उसका जो हैंड्स था वो अपना कंट्रोल यूज करके अपने ही मुंह को बंद कर लेता है, उसको बोलने नहीं दिया। वो काफी कोशिश करती है स्ट्रगल करने की, लेकिन कुछ हो नहीं पाता। एंड मतलब वो नेकलेस भी अब यूज नहीं कर पा रही थी। है तो वो लो सीक्वेंस बियॉन्डर ही ना, और सिनोर कुछ नहीं तो सीक्वेंस 5 है भैया, तो सीक्वेंस 5 से तो नहीं टिक पाएगी, पोजेशन काम कर रहा है। और क्लाइन तब तक उस लड़की को पोजेस करके रखा जब तक वॉल्टर दूसरे रास्ते से सुएज से बाहर निकल नहीं गया। तो हाँ, सिनोर से फाइनली पोजीशन हेजल का खत्म किया गया जब तक वॉल्टर निकल गया उसके बाद। एंड जैसे ही पोजीशन खत्म हुआ, ऑफ कोर्स हेजल डर चुकी है कि भैया क्या हो गया, मेरे साथ कौन अटैक किया। वो भागी यहां से निकल के, सीधा पाइप चढ़ के अपने घर में चली गई। उधर सुएज के अंदर ट्रिसी थी, वो ये सारी चीजें नोटिस कर ली एंड वो तुरंत सिनोर के पास आती है और कहती है कि तुम लेडी को बस रोकना चाहते थे, खत्म नहीं करना चाहते थे, तुम्हारे कोई इल इंटेंशंस नहीं थी, राइट? और यहाँ वो सिनोर का नाम भी लेती है। इसका मतलब कि ट्रिसी सिनोर को पहचानती है। कैसे? अगर आपको याद हो तो फर्स्ट बुक के अंदर जब ट्रिसी लड़का हुआ करता था तो वो सी पे था, जो भी सी पे जाएगा वो सिनोर को तो पहचानेगा ही ना, जाहिर सी बात है, काफी इंपॉर्टेंट पर्सन था सी का। वो अलग बात है, क्लाइन का मैरियनेट है और ये बात ट्रिसी को नहीं पता। एनीवे, सिनोर यहाँ ट्रिसी से पूछता है कि तुम प्रिंस एडेसेक की मौत को क्यों इन्वेस्टिगेट कर रही हो, मतलब वो खुद को खत्म किया था ना। इसमें ट्रिसी कहती है यस, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि एक इंसान खुद को खत्म किया है, लेकिन दे आर फोर्स्ड। तो इसी इन्वेस्टिगेशन के लिए कहीं ना कहीं विलियम साइक्स को ढूंढा गया है, मतलब शायद उसका इसमें हाथ हो, पता नहीं। इस पे ट्रिसी कहती है कि बिल्कुल, मतलब विलियम साइक्स जो था उसने ही एडेसेक को स्पिरिचुअलिटी ऑब्लिटरेशन बुलेट से गलत कदम उठाने पे मजबूर किया था, लेकिन वो खुद भी किसी और के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। अपनी लास्ट थोड़ी सी प्लेजर के लिए उसने सब कुछ रिवील कर दिया, फिर भी वो मुझे सच में छू नहीं पाया। मैंने उसे अपनी पुरानी फोटो भी दिखाई, वो और भी ज्यादा मिजरी और डिस्पेयर के साथ खत्म हुआ। बेसिकली ट्रिसी बता रही है कि वही असैसिनेट की है उस विलियम साइक्स को, एंड ऑफ कोर्स अपने लस्ट के जाल में फंसाई थी, और जब लस्ट में वो खो के सब कुछ बता दिया, खत्म होने वाला था, तो ये भी दिखा दी कि मैं पहले लड़का हुआ था, मतलब लड़का होती थी। समझ रहे हो, बहुत इविल है लिटरली, ये पहले जैसे ही ट्विस्टेड अभी तक है भाई साहब। ऐसे में क्लाइन मतलब अपना सिनोर जो है वो पूछ ही लेता है ट्रिसी से कि वो बंदा कौन है जो कि विलियम साइक्स को हायर किया था। एंड ट्रिसी बताती है विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड, जो कि रॉयल गार्ड कैप्टन है ऑफ द रॉयल फैमिली। अब सिनोर ट्रिसी से पूछता है कि तुम मेरे को ये सब जवाब एकदम आराम से दे रही हो, मैं पूछ रहा हूँ तुम बताए जा रही हो, ऐसा क्यों? ट्रिसी कहती है कि ये मेरे लिए भी अच्छा है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम और तुम्हारा फैक्शन रॉयल फैमिली के पीछे जो लोग स्ट्रिंग्स पुल कर रहे हैं उनके असली मोटिव्स में काफी इंटरेस्टेड है। अगर मैं तुम्हें ऐसे क्लूज दे सकूं जिससे तुम्हारा उन लोगों से कॉन्फ्लिक्ट हो जाए और असली कॉन्स्पायरर सामने आ जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। इससे मेरी रिवेंज में भी हेल्प मिलेगी और मुझे सबसे ज्यादा फायदा भी होगा। तो समझ रहे हो ट्रिसी कितना स्मार्ट है। बस ट्रिसी को ये नहीं पता कि ये ओरिजिनल सिनोर नहीं है, क्लाइन का मैरियनेट है, और क्लाइन सारी बात सुन रहा है और क्लाइन सोच रहा है कि इस लॉजिक से मतलब क्लाइन भी उसको यूज करके मैटर की इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, राइट? और क्लाइन भी कहीं ना कहीं चाहता है कि वो असली मास्टरमाइंड को बाहर निकाल सके, और अब तक क्लाइन का फैक्शन सेफली छुपा रह सकता है जब तक कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए। ट्रिसी की बात का ये भी मतलब हो सकता है कि वो क्लाइन को लिमिटेड कोऑपरेशन के लिए ल्योर कर रही है और खुद वॉलंटियर करके माइन क्लियरर बन रही है ताकि सच बाहर आए। वो क्लियरली अपनी वैल्यू दिखाने की कोशिश कर रही है, शायद उसे डर है कि क्लाइन आखिर में उसे खत्म न कर दे। क्लाइन ने रफली समझ लिया था कि ट्रिसी क्या कहना चाहती है और रात को कंट्रोल करते हुए वो बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा जो भी मोटिव्स है वो काफी रीजनेबल है और शायद मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए, मतलब सिनोर के थ्रू ऐसा बोल रहा है। सिनोर कहता है कि मुझे लगता है कि बिना मेरी थ्रेट्स या टेम्पटेशंस के भी तुम अपने वूंड से रिकवर होने के बाद विस्काउंट
स्ट्रैटफोर्ड से कांटेक्ट करने की कोशिश करोगी? एंड इफ ऐसा है तो क्लाइन वाज लाइक, मतलब सिनोर के थ्रू पूछता है कि मैं तुमसे कैसे कांटेक्ट कर सकता हूं। ट्रिसी अपने हाथ कान की तरफ बढ़ाई और अपने स्मूथ रेवन ब्लैक बालों से एक छोटा सा क्लंप पकड़ लिया। फिर उसने ब्लू आईज बनाकर उसे तोड़ दिया। उसके बाद उसने अपनी पाम खोली और उसमें एक बिल्कुल साइलेंट पिच ब्लैक फ्लेम उभर आई, जिसमें वो बाल जाकर राख बन गई। लेकिन ये राख सूअर की ठंडी हवा में उड़ने के बजाय सिकुड़ कर एक चिपचिपा सा ब्लैक सब्सटेंस बन गई। देन ट्रिसी कहती है कि ये रख लो, इसको किसी भी ब्लैक मिरर पे इवनली स्मीयर कर देना, तब मुझे पता चल जाएगा कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो। फिर मैं उसी मिरर के थ्रू तुमसे कम्युनिकेट करूंगी। अब ट्रिसी कहती है मुझे अगर तुमसे कम्युनिकेट करना होगा तो कैसे होगा? तो क्लाइन वाज लाइक कि ठीक है, मतलब थ्रू सिनोर बोल रहा है कि मैं सीओएस में आता रहूंगा हर रात, और अगर तुम्हें कुछ मैसेज छोड़ना है तो तुम सीओएस में छोड़ सकती हो सीक्रेटली, मैं पकड़ लूंगा। इन केस कुछ अर्जेंट है तो मेरा बटलर है, उससे तुम ऑलरेडी कहूट्स में हूं, तो उसको बोल देना, वो मेरे को बता देगा। अब ये सब बात चल ही रही है एंड इस मोमेंट पे क्लाइन की नजर ट्रिसी के हाथों पे पड़ी। तब उसे पता चलता है कि वो सैफायर रिंग, जो एक ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट की बराबर थी, वो कहीं ना कहीं ट्रिसी के पास से गायब हो चुकी है। पहले क्लाइन को लगा था कि शायद उसने रिंग को दूसरे हाथ या किसी और फिंगर में शिफ्ट कर लिया होगा, लेकिन वो तो सच में गायब है। लगता है प्रिंस एडिसैक के रेड रोज मैनर से भागते वक्त और इंस जैंगविल के 0-08 के कंट्रोल से बचने के लिए उसने काफी बड़ा प्राइस पे किया है। मतलब सोचने वाली बात है, ट्रिसी के हाथ से रिंग गायब हुआ कैसे, और क्या प्रिंस एडिसैक ने जो मार्क उस पर छोड़ा था वो अब गायब हो गया? जो भी हो, यहाँ क्लाइन सिनोर के थ्रू से पूछता है कि तुम कौन से इविल गॉड को अपना सोल बेच दी हो, और यहाँ पे ट्रिसी कहती है द प्रिमोडियल डीमनेस। तो हाँ, ये कॉन्वर्सेशन खत्म, वापस गया क्लाइन, और जाते जाते वो ट्रिसी से कह देता है कि इस सब मामले में अगर कुछ भी वियर्ड कोइंसिडेंस होता है ना, तो उस पर ध्यान रखना, क्योंकि 0-08 का हाथ हो सकता है। खैर, तो आज रात यही सब कांड हुआ। अगले दिन क्लाइन सुबह सुबह उठता है एंड आज उसको जाना है मैम रियाना के यहाँ हाई टी पे, लेकिन हाई टी कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि मैम रियाना बताती हैं कि मेरी बेटी जो हेजल है वो बीमार हो गई है। एंड क्लाइन सोच रहे हैं मैंने बस पजेस किया था, बीमार होने वाली तो कोई बात थी नहीं, तो क्या ट्रिसी के कारण बीमार हुई? ट्रिसी के आसपास रहने के कारण? मतलब देखा जाए तो ट्रिसी सीक्वेंस 5 तो पहुंच गई है ना, उन लोग में रहता है सब बीमारी फैलाने का पावर। जो भी हो, क्लाइन एज ड्वेन डैंटिस अपना वार्म रिगार्ड्स भिजवा देता है। अब क्योंकि ड्वेन डैंटिस के पास कोई काम नहीं है, तो बोलता है चलो काम नहीं है तो भैया सेंट सैमुअल कैथीड्रल ही चलते हैं। तो वहां क्लाइन पहुंचता है और वहां उसको दिख जाता है लेनर्ड। इस बार क्लाइन लेनर्ड को देख के स्माइल करता है, लेनर्ड भी उसको देख के स्माइल करता है। एंड देन क्लाइन देखता है कि लेनर्ड के पीछे डैली भी यहाँ खड़ी है, और डैली क्लाइन को देख के थोड़ा रिएक्ट करती है। क्यों? वेल, बताता हूं। यहाँ क्लाइन एक्चुअली में कैप्टन की जो डीप वाली आंखें थी ना, उसको बस मिमिक किया था, ठीक है? मतलब कलर भी अलग है, लेकिन सिर्फ इस मिमिक के कारण जो थी वो मैम डैली इसके आंख को देख के थोड़ा वियर्ड रिएक्ट की, फेमिलियर सा फील की। सच में एक औरत की इंट्यूशन बहुत ही स्कैरी होती है मित्रों। काफी टाइम पहले एक थोड़ा इनसेंसिटिव आदमी होने के नाते क्लाइन को लगता था कि मैम डैली सीक्रेटली कैप्टन से प्यार करती हैं, वरना वो इतना रिस्क लेके टिंजन क्यों जाती? सिर्फ इसलिए कि क्लाइन को मौका मिले डन स्मिथ को एक्टिंग मेथड सिखाने का। और कैप्टन के बारे में क्लाइन श्योर नहीं था कि वो क्या फील करते हैं अबाउट मैडम डैली। उस टाइम डन स्मिथ को अक्सर रियलिटी और ड्रीम का फर्क समझ नहीं आता था। उसकी मेमोरी भी काफी वीक हो गई थी, और हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो खुद ही भूल गया हो, जो उनके दिल के अंदर कहीं गहराई में छुपी हुई थी। सो क्लाइन इज नॉट श्योर कि मैडम डैली और कैप्टन डन एक दूसरे को प्यार करते थे, नहीं करते थे, बट हो सकता है शायद ऐसा हो। जो भी हो, इस बात को क्लाइन भूलता है। एंड यहाँ अगर आप सोच रहे हैं मैडम डैली और लेनर्ड ये लोग सब लोग क्यों आए हैं, तो वेल, ये लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं अबाउट द एक्सप्लोजन ऑन ब्लैक स्केलेटन गैंग्स हेडक्वार्टर्स, जो कि ऑफ कोर्स अपना क्लाइन करवाया है। अब क्योंकि ये ब्लैक स्केलेटन गैंग का जो थे वो न्यूमिनस एपिस्कोपेट से रिलेटेड थे, इसलिए डैली को भी बुलाया गया है यहाँ, क्योंकि ऑफ कोर्स वो न्यूमिनस एपिस्कोपेट के बारे में ज्यादा जानती है। खैर, तो कैथेड्रल से वापस आने के बाद शाम को क्लाइन गया ग्रे फॉग के अंदर एंड एज वर्ल्ड वो मिस मैजिशियन को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया, मतलब बेसिक प्रिपरेशंस करना होगा मिस मैजिशियन को, ताकि क्लाइन ये हंट पूरा कर सके। तो मिस मैजिशियन यानी फॉस को फ्राइडे नाइट से पहले एक होटल रूम बुक करना होगा ईस्ट बॉरो के अंदर। सबसे अच्छा होगा अगर वो मिस्टर एक्स के गैदरिंग वाले प्लेस से काफी दूर हो, मतलब ये जो होटल बुक हो, और वो क्लाइन को स्टोन दे दे। ऑफ कोर्स उसके ब्रेसलेट के स्टोन की बात हो रही है, और स्पेल बुक भी उस क्लाइन को पहले ही चाहिए प्रिपरेशंस के लिए। इस सब के अलावा फ्राइडे नाइट को फॉर्स को अपने फ्रेंड शाओ को रोकना होगा, ताकि वो मिस्टर एक्स के गैदरिंग को अटेंड ना करे, उसमें पार्टिसिपेट ना करे। और यहाँ फॉर्स को, मतलब मिस्टर वर्ल्ड को दिखाना है कि शाओ कैसे दिखती है, वो कैसा डिस्गाइज बना के उस मीटिंग में जाती है, क्योंकि क्लाइन उसका ही रूप लेके जाने वाला था। तो यस, दिस वाज इनिशियल प्रिपरेशन ऑफ क्लाइन, जो कि वो मैजिशियन को भी बता देता है, मिस मैजिशियन को, कि आप ये सब तैयारी करके रखना। एंड मैं आपको बता दूं कि जो गैदरिंग थी वो एक्चुअली में 8 बजे होने वाली थी, लेकिन उस टाइम पे ड्वेन डैंटिस अपने बटलर के साथ रहता है, मतलब अपने घर में रहता है, बहुत अर्ली नहीं सोता। तो यहाँ भी धोखा देना होगा सबको, ताकि उस समय बटलर या कोई भी सर्वेंट्स उसको डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि ऑफ कोर्स क्लाइन घर पे होगा ही नहीं, वो तो असैसिनेशन के लिए होगा। कैसे किया जाए? आइडिया,
कल से जो है ना क्लाइंट एक्टिंग करना शुरू कर देगा कि मैं थोड़ा बीमार हो रहा हूँ, और उस दिन फ्राइडे जिस दिन हंटिंग होगा उस दिन वो बहुत कम खाएगा क्लाइंट, और 8 बजे से पहले ही मतलब सोने का नाटक करेगा कि मैं बीमार हो गया हूँ, तो कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हो गई और वॉल्टर या बाकी लोग डोर नॉक करने लगे तो इस केस में क्लाइंट क्या करेगा? कुछ इमरजेंसी हो सकती है, राइट? इनफैक्ट होगी, ठीक है। वेल, क्लाइंट की जो मैजिशियन की इल्यूजन है वो मतलब कर सकता है क्लाइंट, लेकिन ये सिर्फ आंखों को फूल कर सकती है, ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोले तो क्लाइंट से अगर कोई कुछ सवाल पूछा, मान के चलो वॉल्टर आके बोला कि सर बाहर रॉबर आ गया है, उससे कैसे निपटे, तो क्लाइंट उसको दिखेगा इल्यूजन के थ्रू, लेकिन वो अपने आप इसका जवाब जैसा होना चाहिए वैसा थोड़ी देगा, चैट जीपीटी थोड़ी है। तो इसको कैसे फिक्स करें? वेल, क्रिएट करना होगा एआई। कैसे करेंगे क्रिएट? वेल, वो इल्यूजन को एक मिरर पे फिक्स कर सकता है ताकि वो ड्वेन डांटेस जैसा दिखे। फिर वो अरोडस को बुला लेगा रिमोटली जवाब देने के लिए, एंड अरोडस को तो ये सब काम करने में मजा आएगा ही। तो क्लाइंट सोचता है चलो अरोडस से भी पूछ लेते हैं वो करने के लिए ऐसा तैयार है कि नहीं। तो अरोडस को बुलाया, आते ही अरोडस हम्बल सर्वेंट एट योर सर्विस ये सब शुरू करता है, एंड देन क्लाइंट उसको कहता है क्लियरली, देख भैया मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं मिस्टर एक्स को एग्जीक्यूट करने वाला हूं। जैसे क्लाइंट ये बात बोलता है, अरोडस वाज लाइक कि थर्सडे के बाद आप करना, ठीक है। क्लाइंट लाइक हाँ फ्राइडे को कर रहा हूँ। क्लाइंट डिफिनेशन भी किया था, उसमें कुछ ऐसा ही आता है कि फ्राइडे को कुछ दिक्कत नहीं है, यानी कि जो बड़ा कोई एंजल वगैरह है जो मतलब था मिस्टर एक्स के पास, वो थर्सडे को निकल रहा है। एनीवेज, क्लाइंट अरोडस को बताया कि उसका प्लान क्या है। वो इल्यूजन क्रिएट करेगा, मिरर पे इल्यूजन डालेगा, और अरोडस जो है उसको क्लाइंट बन के वहां लेटना होगा, मतलब ड्वेन डांटेस बन के उसकी आवाज में अगर कोई आता है तो उससे बात करना होगा। इल्यूजन तो अपना वहां पड़ा रहेगा, आवाज निकलना चाहिए ड्वेन डांटेस का अरोडस से। क्या कर सकता है अरोडस ऐसा? एंड अरोडस लिटरली ड्वेन डांटेस की आवाज में रिप्लाई करता है कि मास्टर इट्स माय ऑनर, मैं सब कुछ कर दूंगा और मैं किसी की भी आवाज निकाल सकता हूँ। चलो सब कुछ सेट हो गया, यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी तैयार है, इल्यूजन भी तैयार है, घर पे भी कोई दिक्कत नहीं। इट्स हंटिंग टाइम। तो मित्रों, फ्राइडे आ चुका है। क्लाइंट सिकनेस का नाटक एक दिन पहले से करना चालू कर दिया था। देन 4 से वो लेमानोस ट्रैवल वाला बुक ले चुका है, ब्रेसलेट का स्टोन भी क्लाइंट को मिल चुका है, और अब करना है हंट। और हंट जब भी होता है तो सामने आता है गिरमन स्पैरो, ठीक है, वही क्लाइंट का पर्सोना है हंटिंग का। अब हंटिंग से पहले क्लाइंट काफी कुछ प्रिपरेशन भी करा था, जैसे वो ग्रे फॉग के अंदर लेमानोस ट्रैवल बुक पे सी गॉड सेप्टर से मतलब उसके पावर को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था। पता है ना बुक क्या करता है? लेमानोस ट्रैवल आपकी पावर को रिकॉर्ड कर सकता है, एंड उसमें डेमिगॉड लेवल की पावर्स भी रिकॉर्ड हो सकती है, एंड सी गॉड सेप्टर से डेमिगॉड लेवल की पावर्स ही निकलती है। वो लाइटनिंग, हरिकेन, मतलब इस तरह के पावर्स को रिकॉर्ड करने की कोशिश में था। ऑफ कोर्स एक बार में डेमिगॉड पावर रिकॉर्ड नहीं होगी, आपको बार बार करना होगा। फेल हो रहा था क्लाइंट का अटेम्प्ट्स, एंड कई बार वो अपना स्पिरिचुअलिटी भी ड्रेन कर रहा था, और 2 दिन से क्लाइंट ये सब काम कर रहा था। लिटरली वेडनेसडे नाइट को जब उसे लेमानोस ट्रैवल मिला था, तब से वो बार बार ग्रे फॉग के ऊपर जाकर स्पेल बुक का यूज कर रहा था ताकि सी गॉड सेप्टर से निकली पावर्स को रिकॉर्ड कर सके। लाइक आई सेड, वो तब तक ट्राई करता रहता था जब तक उसकी स्पिरिचुअलिटी ऑलमोस्ट खत्म ना हो जाए। फिर ब्रेक लेने के बाद रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता। इस प्रोसेस में कभी कभी सक्सेस मिलती थी, कभी फेलियर, मतलब बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बाद क्लाइंट फाइनल स्टेप कंप्लीट कर पाया और उस स्पेल को रिकॉर्ड कर लिया जिसे वो काफी टाइम से चाह रहा था, एंड द स्पेल वाज लाइटनिंग स्टॉर्म। ये सेलर पाथवे की एक डेमिगॉड लेवल पावर थी, लेकिन उस सक्सेस से पहले क्लाइंट लगभग 20 बार फेल हो चुका था। सीधी बात बोले तो उसकी लक काफी खराब चल रही थी, लेकिन फाइनली क्लाइंट सक्सीड किया इन रिकॉर्डिंग ऑल पावर्स जो कि उसको चाहिए थे। पिछले 2 दिन में वो सिर्फ लाइटनिंग स्टॉर्म पर ही फोकस नहीं कर रहा था, उसने 2 और डेमिगॉड पावर्स भी रिकॉर्ड कर ली थी। उनमें से एक थी पेपर एंजल, मतलब जिसे उसने ग्रे फॉग के ऊपर की पावर को स्टेयर करते वक्त यूज किया था। याद है ना, एक पेपर एंजल बनाता है जो कि हग कर लेता है ऐसे जाके, तो आपका एंटी डिविनेशन आप हो जाते हो, तो वो वाली पावर रिकॉर्ड किया। और दूसरी पावर थी हरिकेन की, जो कि अगेन सी गॉड सेप्टर की पावर है, नाम से ही समझ रहोगे हरिकेन आ जाएगा। अब इन 2 पावर्स को रिकॉर्ड करते हुए क्लाइंट काफी लकी रहा, मतलब एक को रिकॉर्ड करने में कुछ 9 अटेम्प्ट्स लगे और दूसरे में कुछ 12 अटेम्प्ट्स, तो हो गया। तीनों पावर रिकॉर्डेड है, सब कुछ सेट है, बस अब हंट करवा दो भाई। और हाँ, जो पावर सीक्वेंस 4 तक नहीं पहुंचती थी, जैसे फ्लाइट, ग्लाइड, लाइटनिंग स्ट्राइक, मतलब ये सब सीक्वेंस 4 से नीचे की पावर है, डेमिगॉड लेवल की नहीं है, वो सब रिकॉर्ड करने में 1 या 2 अटेम्प्ट्स ही लगते थे। और इतना पावर क्लाइंट रिकॉर्ड कर चुका है लेमानोस ट्रैवल के अंदर कि पूरी स्पेल बुक अब भर चुकी है। सो यस, सब प्रिपरेशन रेडी है। अगेन आई एम सेइंग हंट शुरू करवा दो, तो ठीक है चलो करवा देते हैं हंट शुरू। रात को अर्ली डिनर किया क्लाइंट, बोला मैं थोड़ा बीमार हूँ, सोने जा रहा हूँ। अनदर ड्वेन डांटेस को क्रिएट किया, वहां जो इल्यूजन वाला था सब कुछ बनाया। अरोडेस आया, अरोडेस वहां पे है, कुछ भी सवाल जवाब होगा तो वो कर लेगा। ऑल सेट, चेंज किया अपने अपीयरेंस को ऑफ कोर्स गिरमन स्पैरो में, एंड निकल गया ईस्ट बोरो के उस होटल की तरफ जो कि बुक की थी उसके लिए फोर्स, ठीक है। वहीं से हंटिंग की प्रिपरेशन
नेगोशिएशन शुरू होगी। उधर फॉर्स भी कुछ तो शाओ के साथ सामने बहाना बना दी कि मेरे को एक काम है, एक बाउंटी है 50 का, बाउंटी नहीं मतलब एक काम है जिसमें 50 पाउंड मिलने वाला है, तो तुम मेरे साथ चलो। शाओ बोल रही है मेरे को जाना है मिस्टर एक्स की गैदरिंग में, बोलती नहीं नहीं प्लीज तुम मेरे साथ चलो। शाओ भी बोलती है ठीक है नहीं जाएंगे आज गैदरिंग में। तो हाँ, गेरमिन स्पैरो है ईस्ट बोरो के इस चीप मोटेल के अंदर और यहाँ वो अपना शाओ वाला रूप लेता है, मतलब जब शाओ खुद को डिस्गाइज करके जाती है ना इस मीटिंग के अंदर, वो वाला रूप। एंड देन क्लाइंट पहुंचता है इस गैदरिंग में, वहां पासवर्ड था नॉकिंग का एक पैटर्न, टक 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 टक, मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ, कुछ तो था पैटर्न, वो लगाता है क्लाइंट, इंटर कर गया गैदरिंग में। और रूम में जाते ही क्लाइंट को एक स्पिरिचुअलिटी जो थी उसकी वो ट्रिगर होती है, उसको ऐसा लगता है कि कोई इनविजिबल इंसान है जो कि उसकी तरफ देखा, मतलब वो सिर्फ क्लाइंट को नहीं सबको स्कैन कर रहा है। तो हाँ, यहाँ पे वाकई में कोई पावरफुल इंसान तो है सेंट लेवल का। जो भी हो क्लाइंट यहाँ एक सीट ढूंढ लेता है जो कि होस्ट जो होगा इस मीटिंग का, जो कि मिस्टर एक्स होगा, उससे नजदीक ही हो। 10 मिनट बाद यहाँ सब आ चुके थे, मिस्टर एक्स भी आ चुका था और मीटिंग शुरू होती है। अब मीटिंग स्टार्ट हो गई, क्लाइंट थोड़ा वेट कर रहा है क्योंकि उसको हंटिंग करना है, राइट? आप भी सोच रहे होगे कैसे हंटिंग करेगा, यहाँ बहुत सारे आदमी है, अरे भूल गए क्या अपना क्लाइंट मैरिनेटिस्ट है। और एक पॉइंट तक मीटिंग में क्लाइंट वेट करता है और सीक्रेटली स्पिरिट बॉडी थ्रेड को एक्टिवेट करता है, इस वाले पावर को अपने, और मिस्टर एक्स का जो स्पिरिट बॉडी थ्रेड था ना उसको सीक्रेटली कंट्रोल करना शुरू करता है। अब क्लाइंट के प्लान के हिसाब से इस मिशन में दो बड़ी डिफिकल्टीज थी। पहली ये कि मिस्टर एक्स के पाथवे के अर्ली स्टेजेस में एस्ट्रोलॉजर भी एक आता है, मतलब वो एक सीक्वेंस है, इसलिए जब क्लाइंट स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को कंट्रोल करना शुरू करेगा तो मिस्टर एक्स या कहीं छुपा हुआ कोई ऑरोरा ऑर्डर का सेंट डेंजर को फील कर सकता है और कोई एबनॉर्मैलिटी सेंस कर सकता है। क्लाइंट को मिस्टर एक्स के स्पिरिचुअल इंट्यूशन का एग्जैक्ट लेवल पता नहीं था क्योंकि जब मिस शैरन रैथ स्टेट में थी तब वो मैरिनेटिस्ट रोजागो के स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स कंट्रोल करने को नोटिस नहीं कर पाई थी। लेकिन एक सेंट जो डेमीगॉड लेवल का हाई सीक्वेंस बियॉन्डर हो, उसके पास गॉडहुड का कुछ हिस्सा होता है, इसलिए उसकी एबिलिटीज काफी अनप्रेडिक्टेबल हो सकती हैं। अगर किसी और के स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स में चेंज आए और उसे फील हो जाए तो ये भी सरप्राइजिंग नहीं होगा। नॉर्मल मैरिनेटिस्ट के लिए ऐसे सिचुएशन में कुछ करना मुश्किल होता, लेकिन क्लाइंट अलग था, उसकी एक और आइडेंटिटी द फूल की थी और अगर उसके पास ग्रे फॉग के ऊपर वाली मिस्टीरियस स्पेस की पावर थी जो उसकी हेल्प कर सकती थी, मतलब ये पावर है उसके पास, अगर नहीं ये पावर है जो कि उसकी हेल्प कर सकती है। इस पावर से वो पेपर एंजल्स यूज करके इंटरफेरेंस क्रिएट कर सकता था और हिडन प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट कर सकता था। तो ये सब क्लाइंट सोच रहा है, साथ ही वो कंट्रोल कर रहा है कहीं ना कहीं मिस्टर एक्स के स्पिरिचुअल बॉडी थ्रेड्स को, और जब तक एक इनिशियल कंट्रोल नहीं बन जाता है तब तक मतलब समझ में नहीं आएगा जिसका कंट्रोलिंग हो रहा है। लेकिन जैसे ही इनिशियल वो एक फेज आता है कंट्रोलिंग का, एक क्रिटिकल पॉइंट, तब उसको समझ में आ जाएगा जिस पे आप अटैक कर रहे हो कि भैया मेरे को कोई अटैक कर रहा है, कुछ कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि वो स्लगिश फील करेगा, राइट? तो उसे क्रिटिकल पॉइंट पे जाने से पहले क्लाइंट स्टॉप करता है। उसके पास एक आयरन सिगार केस था जो हमेशा उसके पास रहता है, उसके स्पिरिचुअलिटी हटाता है, जिसके अंदर वो सिक्का के अंदर सिनोर को रखता है एंड सिनोर के थ्रू वो एक्चुअली में मिस्टर एक्स को पजेस भी किया। देन एक ही पॉइंट पे मिस्टर एक्स को सिनोर के थ्रू पजेस भी कर रहा है क्लाइंट और अपना इनिशियल कंट्रोल भी गेन किया, और इनिशियल कंट्रोल आते ही और साथ में ये पोजीशन होते ही मिस्टर एक्स का जो थॉट्स था वो स्लगिश हो गया और मिस्टर एक्स तुरंत समझ गया मेरे ऊपर अटैक हो रहा है। अब अगर क्लाइंट सिर्फ उसके स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को कंट्रोल करके इनिशियल कंट्रोल गेन किया होता तो ऑफ कोर्स मिस्टर एक्स जो है वो रिएक्ट कर पाता इस चीज पे एंड वो अगल बगल लोगों को बताता मेरे पे अटैक हो रहा है, सब कुछ कर सकता था। लेकिन इसीलिए क्लाइंट यहाँ डबल चाल खेला था, पोजेशन भी कर चुका है एक रात का, तो इस कारण से मिस्टर एक्स समझ गया उसके ऊपर अटैक हो रहा है, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा अपने हिसाब से, ना बोल पा रहा है लिटरली किसी को आसपास कि मेरे पे अटैक हो रहा है। मीटिंग चल रहा है, सब बैठे हुए हैं और यहाँ इस पे अटैक हो रहा है, ये भी चुपचाप बैठा हुआ है। जी हाँ, एडमिरल ऑफ ब्लड सिनोर जो है उसका मैरियोनेट बहुत तगड़ा है। रैथ्स पोजेशन मजाक नहीं होता, ठीक है? तो रैथ्स पोजेशन और साथ में स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को कंट्रोल करना एक कॉम्बो, डेडली कॉम्बो है मित्रों। और मिस्टर एक्स को भी बात समझ में आ गया कि यहाँ पे एक रैथ है और एक मैरियोनेटिस्ट है, दोनों मिलके डुअल अटैक मारा है मेरे पे और ऐसे तो हम बैठे बैठे ही निपट जाएंगे। मिस्टर एक्स अभी ट्रैवलर्स डोर यानी टेलीपोर्टेशन का डोर है उसको खोलने ही वाला था। ऑफ कोर्स उसके पास पावर है, वो कहीं से कहीं भाग सकता है और ऐसा करने के लिए उसको मैरियोनेटिस्ट के कंट्रोल रेंज से स्केप करना होगा। मतलब वो डोर खोल के अगर भाग जाता है और मैरियोनेटिस्ट के कंट्रोल रेंज से निकल जाता है तो फिर वो सिंगल हैंडेडली चीजों को निपटा सकता है। एंड देन ऑफ कोर्स यहाँ सेंट लेवल पे भी लोग हैं, बहुत दिक्कत हो जाएगा क्लाइंट के लिए। और उसके लिए एनी हाउ रैथ की पोजीशन इतनी डेंजरस नहीं थी, इसको वो निपटा देगा। बस उसको डोर खोलना है, ऑफ कोर्स निकल जाना है, निकल सकता है वो, लेकिन उसी वक्त उसके स्लगिश थॉट्स जो थे इसकी वजह से इल्यूजरी सिंबल्स और मैजिक लेबल्स एक साथ अपीयर नहीं हो पाए जो कि चाहिए था ताकि वो डोर खोल सके जिसके थ्रू वो भाग सके। ये सिंबल्स एक एक स्ट्रोक में ब्रोकन तरीके से और काफी स्लो स्पीड पे बनने लगे और क्लाइंट ने इस चांस को तुरंत पकड़ लिया। रैथ सिनोर जो मिस्टर एक्स को पोजेस किए हुए था, मैरियोनेटिस्ट क्लाइंट के कंट्रोल में उसने बस मिस्टर एक्स का हेड थोड़ा सा हिला दिया और उसकी सीटिंग पोजीशन चेंज कर दी और इतनी सी मूवमेंट
मूवमेंट थी काफी थी, क्योंकि इस मूवमेंट के कारण ट्रैवलर्स डोर जो बनने का पूरा प्रोसेस चल रहा था वो इंटरप्ट हो गया। वहीं मीटिंग के अंदर लोग भी नोटिस करते हैं कि यहाँ पे जो अपना मिस्टर एक्स है वो अपना पोजीशन थोड़ा सा चेंज किया, ऐसे हेड घुमाया है। एंड सबको लगा कि मिस्टर एक्स अगर हेड घुमा रहा है यानी बातों पे ध्यान दे रहा है, तो सब जो है ना अपना आवाज थोड़ा धीमे करके डिस्कशन अपना मीटिंग में कर रहे हैं कि मिस्टर एक्स देख रहा है। उन्हें क्या पता कि मिस्टर एक्स देख नहीं रहा, जा रहा है ऊपर हमेशा के लिए। मिस्टर एक्स ने अपनी स्पिरिचुअलिटी पे फिर से कंट्रोल पा लिया और स्पिरिचुअलिटी को अपनी गोल्डन रिंग की तरफ डायरेक्ट किया, अपनी रूबी रिंग जो पहना हुआ है। लेकिन थॉट से डिसीजन तक और डिसीजन से एक्शन तक पहुंचने में बहुत टाइम लग रहा था, जैसे उसके सारे थॉट स्लो मोशन में चल रहे हो। इस वजह से सिनोर को काफी वक्त मिल गया और रैट सिनोर जो मिस्टर एक्स को पजेस किए हुए था और मैग्नेटिस्ट क्लाइन ने कंट्रोल में था, उसने मिस्टर एक्स का लेफ्ट हैंड उठाया, उंगली मोड़ी और ब्रास मास्क से अनकवर्ड फोरहेड पर हल्की सी टैप कर दी, जैसे मान के चलो वो सोच रहा है, मतलब ऐसे ऐसे कर रहा है। आवाज बहुत हल्की थी लेकिन फोर्स काफी था। क्लाइन के कंट्रोल की वजह से ज्यादा स्ट्रेंथ सीधा मिस्टर एक्स के माइंड पे गई और बाहर कोई कमोशन नहीं हुआ। इससे मिस्टर एक्स का स्पिरिचुअलिटी यूज करने का थॉट ब्रेक हो गया और कुछ देर के लिए वो अपना ट्रेन ऑफ थॉट ही खो बैठा। जब तक वो रिकवर करता, मैग्नेटिस्ट का कंट्रोल और डीप हो चुका था और उसके थॉट्स और ज्यादा केओटिक और स्लो हो गए। मतलब इस पॉइंट पे उसका सोचना या इनफैक्ट एक छोटा सा डिसीजन लेना भी मुश्किल हो चुका था। रात छोटी छोटी हिडन इंप्रूवमेंट से मिस्टर एक्स के बियॉन्ड द पावर्स और मिस्टिकल आइटम्स यूज करने की हर कोशिश को डिस्टर्ब कर रहा था। धीरे धीरे मिस्टर एक्स मैरियोनेट बनने की तरफ फिसलने लगा। ठीक है, अब खत्म हो रहा है बंदा। लिटरली वो बस हेल्पलेस होकर देख रहा था कि कैसे वो धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहा है और कुछ कर भी नहीं सकता। तब उसे समझ आया कि मैग्नेटिस्ट और रैथ का कॉम्बो कितना टेरिफाइंग है और ऑलमोस्ट अनसॉल्वेबल है ये। और ये पूरी हंट सबके सामने हो रहा था, सब पूरा वहां मेंबर्स मौजूद है, सबके नाक के नीचे से यहाँ हंट चल रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा। तो हंट में एक पॉइंट ऐसा आता है जब क्लाइन अब थोड़ा सा ही दूर है, बस एक स्टेप दूर है मिस्टर एक्स को खत्म करने से, जिससे मिस्टर एक्स बन जाएगा क्लाइन का मैरियोनेट। लेकिन क्लाइन ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अभी क्लाइन का मैरियोनेटिस्ट पोर्शन बहुत कम डाइजेस्ट हुआ है एंड फॉर नाउ वो सिर्फ एक ह्यूमन मैरियोनेट रख सकता है, मतलब एक ही रख सकता है। अगर वो मिस्टर एक्स को बनाया तो सिनोर को जाने देना होगा, लेकिन अगर वो सिनोर को छोड़ देता तो ब्लड एडमिरल जो काफी टाइम पहले मर चुका था वो तुरंत सामने आ जाता और सब लोग उसे देख लेते। इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता। और इसी तरह अगर क्लाइन अपनी रैथ मैरियोनेट को ना छोड़े और मिस्टर एक्स को उस वक्त असैसिनेट करे जब वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था, तो उसे एक और चीज का ख्याल रखना होगा। इस चीज का अरोरा ऑर्डर का जो सेंट है जो यहीं कहीं शैडो में छुपा हुआ है, वो तो फिर आ जाएगा ना एक्शन में, वो क्लाइन को पेल देगा। तो ये उसके प्लान का दूसरा सबसे मुश्किल पार्ट था। मतलब ठीक है, मिस्टर एक्स को साइलेंटली तो हम मतलब अपने कंट्रोल में कर लिए हैं, उसका रेजिस्टेंस भी खत्म हो चुका है, मैग्नेटिस्ट एंड रैथ का कॉम्बो अच्छा है, लेकिन अब उसे खत्म करके यहां से निकले कैसे ताकि किसी को पता भी ना चले। वेल, दिस वाज द पार्ट 2 ऑफ प्लान जो कि अब क्लाइन करेगा। क्योंकि देखो मिस्टर एक्स की जो करंट कंडीशन है वो तो खत्म है, ठीक है। उस बंदे को लिटरली क्लाइन एयर बुलेट मार के भी निपटा सकता है, लेकिन एयर बुलेट अगर मार दिया सबके सामने तो फिर यहां से निकलना भी तो होगा सेफली। वेल, इसके लिए क्लाइन को चाहिए थी पेशेंस, और इसलिए क्लाइन पेशेंस से वेट करता है गैदरिंग के एंड होने तक का। जब गैदरिंग एंड होती है तो वो मिस्टर एक्स के से बुलवा देता है, ऑफ कोर्स पोजीशन के थ्रू, द एंड। तो सब लोग मेंबर्स निकलने लगते हैं और क्लाइन उनके बीच ही गया, इतना दूर भी नहीं गया कि उसका कंट्रोल छूट जाए। एंड देन क्लाइन अपने पॉकेट में लेमानोस ट्रैवल का पन्ना पलटा, उसका हाथ गया, फील कर रहा है कौन सा पेज है, मतलब फील करके ही डेमीगॉड पावर है ना, हरिकेन, उस पेज को वो निकाल लिया और अपनी स्पिरिचुअलिटी उस पेज में झोंका। अब इससे होगा क्या? वेल, हरिकेन आएगा ऑफ कोर्स कुछ सेकंड्स में, लेकिन इससे क्योस होगा और अरोरा ऑर्डर का जो सेंट है वो समझ नहीं पाएगा क्या हुआ, और जब तक वो कुछ समझेगा तब तक क्लाइन निकल लेगा असैसिनेशन कंप्लीट करके। यही प्लान है। सो यस, हरिकेन लाने वाला है और अब तक वो मिस्टर एक्स को अपने करीब थोड़ा कर लिया है, क्योंकि हरिकेन से जब सब कुछ इधर उधर होगा तो ऐसा नहीं कि मिस्टर एक्स और क्लाइन के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाए जिससे मिस्टर एक्स के ऊपर से उसका कंट्रोल छूट जाए। हाँ, फाइनली हरिकेन आता है, सब कुछ उड़ा, टेबल उड़ा, चेयर उड़ा, सब कुछ इधर उधर हो गया। इनफैक्ट जो वॉल्स थे वो सब उखड़ गए। और इनके साथ सोच रहे हो कि क्लाइन भी तो कहीं भी उड़ जाएगा, मिस्टर एक्स भी कहीं भी उड़ जाएगा। ना, अगर क्लाइन ने जानबूझकर हरिकेन का टाइमिंग और डायरेक्शन कंट्रोल नहीं किया होता तो शायद ऐसा होता, लेकिन यहाँ पे ठीक है सब कुछ कंट्रोल करके क्लाइन किया था इस वे में। यहाँ मिस्टर एक्स का सिर्फ पुराना घर ही डिस्ट्रॉय हुआ जहाँ ये लोग थे, और जो लोग गैदरिंग में आए थे वो सब हरिकेन में फंस जाते और उनकी मतलब सर्वाइवल लक पे डिपेंड करती है, क्लाइन प्लान नहीं किया होता। लेकिन वो एकदम एक डायरेक्शनल वे में हरिकेन को मारा है। इससे हरिकेन इसको, क्लाइन को और मिस्टर एक्स को एक तरफ उठा के फेंका, दोनों साथ में ही, ताकि कनेक्शन भी ना टूटे। और बजिंग की आवाज जो थी हरिकेन की वो और तेज हो गई, हरिकेन ऊपर उठा, आसमान में चला गया। इससे आसपास के लोगों को हर्ट भी नहीं हुआ। हरिकेन से ऑफ कोर्स तबाही तो
हुई थी, लेकिन हर्ट इंसान को नहीं हुआ। वो ऊपर उठा, सब कुछ अगल बगल जितने भी लोग होंगे जो मीटिंग में नहीं आए थे, मतलब उस एरिया में जो रह रहे हैं, उनको भी पता चल गया होगा ना। वहीं क्लाइन और मिस्टर एक्स की बात की जाए तो जैसा मैंने बताया था, ये लोग कंट्रोल्ड हरिकेन के साथ एक स्ट्रीट की तरफ उड़ के गिरे और क्लाइन का कंट्रोल जो था वो मेंटेन ही रहा, क्योंकि डिस्टेंस मेंटेन था। अब जैसा मैंने बताया, मिस्टर एक्स की जो करंट स्टेट थी उसमें क्लाइन सिर्फ एयर बुलेट से ही उसे खत्म करने के लिए काफी था, लेकिन फिर भी क्लाइन ने कॉशियस रहना ही ठीक समझा। उसे डर था कि कहीं मिस्टर एक्स की बॉडी पर कोई मिस्टिकल आइटम अचानक ट्रिगर न हो जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे एडमिरल ऑफ ब्लड सेनोर के नेकलेस के साथ हुआ था। हंटिंग के टाइम हमेशा अपना बेस्ट देना जरूरी होता है, इसीलिए क्लाइन सोचा डेथ नील रिवॉल्वर है, इसे खत्म करेंगे। तो क्लाइन जब तेज मूवमेंट से अपना रिवॉल्वर निकाला तो इसी एक क्षण में उसका जो स्पिरिट बॉडी थ्रेड पे कंट्रोल था ना, वो थोड़ा सा इफेक्ट हुआ। अगर मिस्टर एक्स ऑलमोस्ट पूरी तरह कंट्रोल में ना होता तो सिर्फ इतना ही काफी था कि वो फिर से अपनी नॉर्मल क्लैरिटी वापस पा लेता, लेकिन वो फुल कंट्रोल में था, पजेस्ड भी था। तो हाँ, उसके थॉट्स स्लो ही रहे काइंड ऑफ, लेकिन थोड़ा सा उसका माइंड क्लियर हुआ। और हाँ, यहाँ पे वापस उसका माइंड स्पीड पकड़ने लगा। उसने रेजिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन रैथ सेनोर की पोजीशन की वजह से उसकी हर कोशिश कुछ पल के लिए बेकार हो गई। तो क्लाइन निकाला डेथ नील और मारा लीथल शॉट। मिस्टर एक्स का सर अचानक पीछे झटका खा गया, जैसे किसी इनविजिबल हाथ ने उसे दबा दिया हो। अगले ही पल उसका सर और ब्रास मास्क टुकड़ों में टूट गए और लाल और सफेद लिक्विड्स चारों तरफ छिड़क गए। समझ रहे हो क्या है वो लिक्विड? समझ जाओ। गोली चलाने के बाद क्लाइन खुद भी पीछे गिर गया। धड़ से मिस्टर एक्स का बॉडी उसके पास आ गिरा, लेकिन हवा में उड़ते हुए ब्लड और फ्रैगमेंट्स अजीब तरीके से वापस लौटने लगे। लिटरली उसकी गर्दन के पास जमा होकर एक क्रैक्ड और टूटे हुए सर जैसा शेप बनने लगे। ये रैथ की एबिलिटी है, खत्म करने के बाद वापस इतनी जल्दी हील करता है तो कहीं वापस खत्म ना हो जाए। लेकिन तब तक हरिकेन धीरे धीरे खत्म होने लगा था और इतना बड़ा कमोशन दूर बैठे डेमीगॉड्स का ध्यान जरूर खींच चुका था। मतलब यहाँ जो डेमीगॉड था वही नहीं, जो ऑफिशियल डेमीगॉड्स हैं उनका भी बैकलैंड में बहुत रहते हैं ना। लिटरली होली विंड कैथीड्रल के अंदर बैकलैंड का नया आर्च बिशप था, डीप ब्लू ऑफिशिएंट रैंडल वैलेंटिनस। वो तुरंत अपने रूम से उड़कर बाहर आया। उधर क्लाइन की बात की जाए तो वो जमीन पे गिरा हुआ और महसूस कर रहा है कि हवा का प्रेशर कम हो गया है। उसके एक हाथ में डेथ नील है और दूसरे हाथ में लिमानोस ट्रैवल है, जिसे पकड़कर उसने स्पेल बुक को फर्स्ट येलोइश ब्राउन गोट स्किन पेज पे खोला। उसे याद आया कि इस बुक में कुछ पावर्स ऑलरेडी रिकॉर्ड थे, जिनमें से एक ट्रैवलर्स डोर भी था। पहले उसे लगा था कि ये कोइंसिडेंस है, लेकिन फिर उसे ये समझ आया कि ये नेचुरल ही है, क्योंकि लिमानो ट्रैवल जो है वो एंशिएंट अब्राहम फैमिली की थी, जो कि अप्रेंटिस पाथवे यूज करती है, राइट? इसलिए ट्रैवलर की पावर्स रिकॉर्ड करना उनके लिए आसान था। अगर इस वक्त ट्रैवलर्स डोर बन जाता तो क्लाइन रैथ सेनोर के पजेस्ड मिस्टर एक्स के कॉर्प्स के साथ सेफ निकल सकता था। उसने बिल्डिंग के अंदर ये पावर यूज नहीं की थी, क्योंकि हो सकता था कि ऑरोरा ऑर्डर का सेंट उसे इंटरसेप्ट कर ले, और मिस्टर एक्स खुद भी ट्रैवलर था, इसलिए उसके पास एस्केप का चांस होता। इसलिए क्लाइन ने रिस्क नहीं लिया कि जब तक मिस्टर एक्स पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। मतलब भले ही उसका सर्वर आके जुड़ा है, ये रैथ की मतलब पावर है, रैथ की नहीं, मतलब जो भी वो सीक्वेंस में उसकी पावर है, बट स्टिल इस पॉइंट तक जो उस पे लीथल शॉट लगा था, इससे एक चीज कंफर्म हो गया था कि भैया मिस्टर एक्स अब नहीं रहा, असैसिनेशन पूरा हो चुका है, बस भागना है। तो क्लाइन अब इस डोर को खोल के भागना चाहता था, लेकिन तभी क्लाइन की विजन अचानक डार्क हो गई। उसने देखा कि आसपास के स्ट्रीट्स पिच ब्लैक और अजीब लिक्विड से भर गई है, जो तेज स्पीड से बहकर एक स्ट्रॉन्ग केज बनाने लगी है। इस डार्कनेस में शैडो जिंदा सी लगने लगी और ठंडी नजरें उस पर टिक गई। क्लाइन तुरंत समझ गया, भैया ये तो डेमीगॉड पावर है, मतलब ऑरोरा ऑर्डर का कोई सेंट यहीं आसपास छुपा हुआ है। तो अब क्लाइन के लिए सीधा टेलीपोर्ट करके भागना पॉसिबल नहीं था। क्लाइन का दिल एक पल के लिए टेंस हो गया, लेकिन उसने कामली लिमानोस ट्रैवल को उस चार्ड येलो पेज पर फ्लिप किया। देन आवाज आया, एक सिल्वर सा पाइथन हवा में निकलकर डार्कनेस से टकरा गया और सब जगह रोशनी फैला दी। ये था लाइटनिंग स्टॉर्म का स्ट्राइक। तो यहाँ जो पिच ब्लैक डार्कनेस थी ना, जो कि जमकर केज बनाने लग गई थी, वो तुरंत ही टूट गई। क्लाइन ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। उसने डेथ नील पकड़े हुए अपने राइट हैंड को पॉकेट में डाला और बर्न मार्क से भरा हुआ डार्क ग्रीन स्टोन पकड़ लिया। एंड देन वो चैंट करता है डोर। उसने एंशिएंट एर्मिस लैंग्वेज में ये चैंट किया था एंड एक लाइट ब्लू ब्रिलियंस फूटी और क्लाइन का बॉडी ब्लर हो गया। मिस्टर एक्स का कॉर्प्स भी जो उसके शोल्डर को पकड़ने के लिए पास आ रहा था, उसी तरह चेंज होने लगा। दोनों फिगर्स एक पल में इनविजिबल हो गए और वहां से गायब हो गए। अगले ही मोमेंट वो ओवरलैपिंग कलर से भरे स्पिरिट वर्ल्ड में घुस चुके थे, जो कि एक परफेक्ट स्केप के मतलब का माध्यम था। मतलब एक परफेक्ट स्केप हो गया। पीछे जो शैडो एली बच गई थी, जहां से क्लाइन भागा है, वहां जहां गैदरिंग का बिल्डिंग था, वो लिटरली फ्लैट हो चुका है। हर तरफ प्लैंक्स, रबल, कपड़े और रैंडम चीजें बिखरी हुई थी। और वहां किसी की एक आवाज आती है, एकदम गुस्से में हो गया था, डैम इट। ठीक है, मतलब क्लाइन को वो पकड़ नहीं पाया, क्लाइन भाग गया। तब तक बाकी जो गैदरिंग के मेंबर्स थे वो पहले ही स्ट्रीट से भाग चुके थे और आसमान में दूर से एक सोनिक बूम की आवाज सुनाई देने लगी। उधर फॉर्स और शाओ थे, वो लोग अपना कहीं और गए हुए थे। जैसा मैंने आपको बताया था, फॉर्स शाओ को बहका के ले गई थी। इनको भी दूर पे ये सब आवाज सुनाई दे रही है, वहां से दिख रहा है कुछ तो उधर हुआ है। और फॉर्स मन में सोच रही है, क्या असैसिनेशन हो गया, क्या मिस्टर वर्ल्ड सक्सीड कर गए। उधर क्लाइन मिस्टर एक्स की लाश के साथ एक कॉर्नर स्ट्रीट में आया। उसका खून, मतलब जो मिस्टर एक्स का खून है, वो ग्रोजेल्स ट्रैवल के बुक पे डाला। तो मिस्टर एक्स ऑफ कोर्स ग्रोजेल्स ट्रैवल बुक के अंदर चला गया।
मर चुका है, उसकी लाश जो थी वो चली गई। देन लेमानोस ट्रैवल पे जो एंटी डिविनेशन वाला रिकॉर्ड किया था ना क्लाइन, एक पावर, वेल उसका क्लाइन यूज करता है एंड इससे एंटी डिविनेशन एंटी ट्रैकिंग हो गया। क्लाइन को कोई डिवाइन नहीं कर सकता। क्लाइन ने तुरंत एक मेटल बॉटल निकाली और उसमें रखा हुआ ब्लड लेमानोस ट्रैवल पे इवनली स्मीयर कर दिया। ये सब करने के बाद उसने बाकी सारी चीजें रख दी, अपनी हुड वाली रोब उतारी और उसे साइड में फेंक दिया। अगले ही पल एक स्कारलेट फ्लेम भड़क उठी और उस फटी हुई रोब को पूरी तरह जलाकर खत्म कर दी। इसके साथ ही क्लाइन का बॉडी हल्का सा बदल गया, वो लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा हो गया और उसकी अपीयरेंस एक बिल्कुल ऑर्डिनरी आदमी जैसी हो गई। उसने अपना रूप बदल लिया। फिर उसने स्टार्स की हेल्प से डायरेक्शन आइडेंटिफाई की, देन जमीन से एक गिरा हुआ ब्रांच उठाया, फिर उसका सपोर्ट लेके सहारा उसको बना के अंधेरी और खराब हो चुकी स्ट्रीट से तेज कदम चलने लगा। सीधा चीप मोटेल की तरफ वापस आया, मोटेल के अंदर घुस गया एंड अगेन अपने गर्मिन स्पैरो के लुक में आया। अब क्योंकि क्लाइन यहाँ डेथ नील का इस्तेमाल किया है तो 6 घंटे के लिए कोई ना कोई वीकनेस उसके ऊपर आएगी, राइट? तो क्लाइन सोच रहा है भैया कौन सी वीकनेस आएगी, देखना है। जो भी हो, हंट इज कंप्लीट, मिस्टर एक्स गॉन, बाय बाय। वहीं जहां बिल्डिंग में मीटिंग हो रही थी भैया, वो बिल्डिंग तो फ्लैटन हो चुकी है और उसके ऊपर चर्च ऑफ स्टॉर्म्स के कार्डिनल और बैकलैंड डाइकोसिस के आर्च बिशप डीप ब्लू ऑफिशिएंट रैंडल वैलेंटिस खड़े थे। वो काफी देर तक चुपचाप नीचे देखते रहे क्योंकि वो किसी को पकड़ नहीं पाए थे। ऑफ कोर्स क्लाइन को पकड़ना इतना आसान नहीं है। अब आपको लग रहा होगा सब कुछ ठीक हो गया, हंट भी हो चुका है, क्लाइन भी अपना मतलब ईस्ट बॉर्डर के मोटेल में है, बच भी गया है, लेकिन आ गई एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि क्लाइन के घर पे तो क्लाइन ये बोल के सो गया था, मतलब अपने इल्यूजन को डाल दिया था वहां अरोडेस भी है कि भैया बीमार है, कोई डिस्टर्ब ना करे। लेकिन क्लाइन के घर में पता है कौन पहुंच गए? बिशप इलेक्ट्रा। बटलर वॉल्टर यहाँ बिशप इलेक्ट्रा को वेलकम करते हैं, आइए आइए आप यहाँ, योर एक्सीलेंसी, आप अचानक यहाँ कैसे, क्या बात हो गई? एंड बिशप इलेक्ट्रा वाज लाइक कि मैंने सुना है कि ड्वेन डायनेटिस थोड़े बीमार है एक दिन से, तो इसीलिए मैं आया हूं ताकि मैं उन्हें गॉडेस की ब्लेसिंग दे सकूं ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। अरे बिशप साहब, आपको आने कौन बोला था? आपको किसने बता दिया कि वो बीमार है? मतलब पता चल गई होगी बात इधर उधर से, लेकिन अब वो ब्लेस करने आए हैं अपने ड्वेन डायनेटिस को, जबकि ड्वेन डायनेटिस तो अभी ईस्ट बॉर्डर के अंदर है, वहां जो है वो इल्यूजन है और उसकी आवाज में अरोडेस बोलने वाला है। एंड अरोडेस को जानते हो ना, गंदी गंदी बातें वो बोल ही देता है, गंदे गंदे सवाल पूछ ही लेता है, तो बहुत डर है कहीं पकड़ा ना जाए ड्वेन डायनेटिस। जो भी हो, अब बिशप इलेक्ट्रा आए हैं तब तो ब्लेसिंग दे के जाएंगे ही। चलिए बिशप इलेक्ट्रा, ब्लेसिंग अपनी दे दीजिए। तो अब क्या ड्वेन डायनेटिस पकड़ा जाएगा? क्या हुआ? हंट तो सक्सेसफुल है, लेकिन क्या ड्वेन डायनेटिस का सीक्रेट यहाँ निकल जाएगा? क्योंकि एक बात तो श्योर है कि ड्वेन डायनेटिस जो अपना ओरिजिनल क्लाइन है वो ईस्ट बॉर्डर से अभी तुरंत तो यहाँ नहीं आने वाला। तो क्या अरोडेस इस सिचुएशन को संभाल लेगा? वेल, ये सब जानने के लिए आपको मेरी अगली वीडियो देखनी होगी, जो कि आएगी ऑफ कोर्स नेक्स्ट मंडे 3 बजे, या हो सकता है मिड वीक भी आ जाए, कुछ कह नहीं सकते, राइट? बट मंडे 3 बजे तो आएगी ही वीडियो। जैसे ये वीडियो आई है वैसे ही हर एक वीडियो मंडे 3 बजे आपको मिलती ही रहेगी। हर मंडे को बीच बीच में कुछ और वीडियोस मिल जाए तो मिल जाए। इस वीडियो के अंदर हमने मिस्टर एक्स के हंट को कंप्लीट कर लिया है, अब कहानी इससे आगे बढ़ेगी एंड ट्रस्ट मी कि अब जो कहानी है वो थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। एंड बुक 4 के अंदर हाफ मिडवे जब हम पहुंचेंगे वहां से तो बहुत मजा आने वाला है। एंड बुक 4 आई थिंक इज द बुक जो कि बहुत लंबी है, 5 भी है, देन 6, 7, 8 बहुत छोटी छोटी बुक्स है। तो जल्दी ही हम लोग पूरे LOTM को खत्म करने वाले हैं। अगर आपको लग रहा है कि बहुत समय लगने वाला है, ऐसा नहीं है, जल्दी निपटाएंगे। एनीवेज, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, पीस आउट। ऐसे ठीक है, बाय। In pages of the night I pen a mystery, a whispered voice in the city's blurry history. Behind the tarot cards you'll find my name. Both truth and lies, I play the endless game. Beneath the scarlet moon, the city sleeps in dread. Secrets are softly spoken, but who hears what is said? Like Klein in shadow, I see every thread. But find the truth and you might lose your head.